नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके लिए भूगोल का, ज्योग्राफी का एक और बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। क्या बेहतरीन चैप्टर है और कितनी खूबसूरती से इस चैप्टर को लिखा गया है। बहुत सिस्टमेटिक तौर पर लगभग भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी पहलू होते हैं उन सबको इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना, ताकि वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी गाइड, फिशर, सैंपल पेपर की नीड ही ना हो, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। चाहे आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हर प्रकार के टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना के देना, जो 10th में तो आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही। अगर आप कोई यूपीएससी लेवल, गवर्नमेंट एग्जाम, कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को सिस्टमैटिक तौर पर पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, तो हमें सामाजिक विज्ञान रटने की आवश्यकता नहीं होगी, हम सामाजिक विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। एंड फोर्थ, जो वीडियो के एंड में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, हम इनको भी लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक बेहतरीन सफर पर एक और बेहतरीन चैप्टर के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर। और याद आपको केवल इन्हीं पॉइंट्स को करना है जो येलो कलर से हाईलाइटेड है। इन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस सभी ईयर में आप चेक करोगे तो इन्हीं पॉइंट्स के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको चैप्टर पूरा समझाऊं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं। देखिए, खाने की चीज़ से लेकर, चाहे वो सिंपल ब्रेड की बात कर लो या बड़े बड़े कार की बात कर लो, हमें डेली प्रतिदिन बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। अब कुछ चीज़ें तो आपको आसपास मिल जाएगी, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो अधिकतर चीज़ें दूसरे राज्यों से मंगवाई जाती है या इवन दूसरे देशों से भी मंगवाया जाता है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। अब आप मान लीजिए आपने कोई चीज़ मंगवाया, ठीक है, तो उस चीज़ को लाना पड़ेगा। वो अपने आप तो नहीं आ जाएगा, आपको लाना पड़ेगा उस चीज़ को, जिस चीज़ को आपने मंगवाया। तो वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थान तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। अब आपने मान लीजिए कोई कार मंगवाया, ठीक है, तो वो कार अपने आप तो आएगा नहीं, उसको लाना पड़ेगा। उसको आप लेके आओगे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, परिवहन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो यही पूरा चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन, इसके टाइप वगैरह चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वो चीज़ अपने आप नहीं आएगा, आपको उसको मंगवाना पड़ेगा। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न होते हैं, और कुछ व्यक्ति, आपने भाई कोई चीज़ डिमांड करी है तो कुछ व्यक्तियों के पास वो रोजगार है जिसके द्वारा वो चीज़ आप लेके आएंगे, आपको पहुंचाएंगे। तो ये जो लोग हैं इनको व्यापारी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। उपभोक्ता कौन? यानी आपने मंगवाया है तो आप उपभोक्ता हो। तो जो व्यक्ति उत्पाद को यानी कार को परिवहन द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन द्वारा, रोड द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तो यहां पर पहली डेफिनेशन आती है कि व्यापारी क्या होते हैं, व्यापारी कौन होते हैं। तो जो व्यक्ति ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, परिवहन द्वारा हमारी मांगों को पूरा करते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन और उठता है कि परिवहन क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि परिवहन के द्वारा वो चीज़ हम तक पहुंचती है। तो परिवहन क्या होता है? तो परिवहन का आप आंसर लिखोगे, ये पॉइंट नंबर 2 होगा आपका। वस्तुओं तथा सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करना। वस्तुओं तथा सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करना ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन कहलाता है। तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, ये परिवहन के बारे में बताया कि वस्तुओं तथा सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करना ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन कहलाता है। उसके बाद, इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकसित हेतु पूर्ण अपेक्षित है। तो अगर हमें पता है कि हमें चीज़ें मंगवानी है और हमारी मांगे तभी पूरी होगी जब हमारा एक अच्छा सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। तो वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। अब कोई चीज़ आप मंगवा रहे हो तो या तो वो स्थल के माध्यम से आएगा, यानी जमीन यानी रोड के द्वारा आएगा, या जल के द्वारा आएगा। आप जल, जो जहाज है बड़े बड़े, वो लेकर आएंगे आपके सामान को, या वायु द्वारा आपका सामान आएगा, जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है यानी जो एरोप्लेन है वो आपका सामान लेके आएगा। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल,
जल एवं वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है कि परिवहन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, परिवहन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, या परिवहन को कौन कौन से हिस्सों में बांटा जाता है। तो परिवहन को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है स्थल परिवहन, एक होता है जल परिवहन, और एक होता है वायु परिवहन। तो ये 3 परिवहन के आप क्लासिफाई कर सकते हो कि परिवहन के 3 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट पैसेज में हमने जाना कि व्यापारी कौन होता है। तो व्यापारी वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे सामान को हमारे लिए लेकर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने जाना कि परिवहन का क्या मतलब होता है। तो वस्तुओं तथा सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करना परिवहन कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया परिवहन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है स्थल परिवहन, एक होता है जल परिवहन, और एक होता है वायु परिवहन। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ, अगर आप इन पूरे पैराग्राफ की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको याद करना हो। इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी टॉपिक आपके आगे आने वाले हैं। इसमें कोई याद करने वाले टॉपिक नहीं है। अगर आपको पढ़ना हो तो आपने बुक से पढ़ लेना, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन पॉइंट्स को लिए अपना टाइम बर्बाद करो, क्योंकि इनमें कोई पॉइंट नहीं है जिसपे क्वेश्चन बन सके। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 4, परिवहन के साधन या परिवहन के क्लासिफिकेशन या परिवहन के प्रकार। तो परिवहन को बच्चों 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है स्थल परिवहन, एक होता है जल परिवहन, और एक होता है वायु परिवहन। यानी परिवहन को 3 हिस्सों में बांट दिया, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। स्थल परिवहन के अंदर 3 आते हैं। एक आता है सड़क परिवहन, एक आता है रेल परिवहन, एक आता है पाइपलाइन परिवहन। तो स्थल परिवहन के 3 कैटेगरी होते हैं, 3 हिस्सों में बांटा जाता है, सड़क, रेल और पाइपलाइन। ऐसे ही जल परिवहन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक जल परिवहन जो देश के अंदर चलता है, और एक होता है समुद्री परिवहन जो 2 देशों के बीच में चलता है। मान लो मुझे अपना कोई सामान भेजना होगा गल्फ कंट्री में, दूसरे देशों में, तो वो समुद्र का इस्तेमाल करूंगा, तो वो समुद्री परिवहन कहलाएगा। ऐसे वायु परिवहन के 2 कैटेगरी होते हैं। एक होता है घरेलू विमान सेवा। मान लीजिए मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो उसके लिए मुझे घरेलू विमान सेवा का इस्तेमाल करना है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अगर मुझे कोई दूसरा देश जाना है, मुझे अगर अमेरिका से वापस भारत आना है, तो उसके लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का इस्तेमाल करूंगा। घरेलू विमान सेवा भी 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है सार्वजनिक प्राधिकरण जो गवर्नमेंट द्वारा हैंडल किया जाता है, और एक होता है निजी विमान सेवा जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा हैंडल किया जाता है। बेफिलहाल ये सब टॉपिक आपके आएगा। आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि परिवहन के 3 साधन होते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल में 3 आता है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। जल में 2 आते हैं, आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन। वायु में 2 आते हैं, घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। फिर घरेलू विमान सेवा के 2 टाइप होते हैं, एक सार्वजनिक प्राधिकरण और एक निजी विमान सेवा। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गए। तो अल्टीमेटली पहले पेज में हमें 4 पॉइंट मिल गया बच्चों। पहला, व्यापारी। व्यापारी कौन होता है? जो हमारी मांगों को पूरा करता है। वो व्यक्ति जो हमारे लिए वस्तुओं और सेवाओं को लेकर आता है, वो व्यापारी है, और उसी से वो अपना प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है। परिवहन क्या होता है? तो वस्तुओं तथा सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो परिवहन को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, स्थल, जल और वायु। परिवहन के 3 जो साधन होते हैं वो होते हैं स्थल, जल, वायु। स्थल के 3 टाइप होते हैं, जल के 2 पार्ट होते हैं, वायु के भी 2 पार्ट होते हैं, फिर घरेलू विमान सेवा के भी 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहले पेज पे हमें ये टॉपिक मिल गया। क्लियर है? नाउ अब आते हैं एक एक करके। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में 1 बाय 1 समझेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन आपका हेडिंग है, और इसमें सबसे पहला है स्थल परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यानी भारत में अगर सड़कों की बात करें तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है यह सड़क लगभग 56 किलोमीटर है। अब 56 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये याद करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों ये डाटा ना बदलता रहता है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भारत में जो सड़क है वो 56 लाख किलोमीटर है, लेकिन 2 साल बाद आपको खुद अंदाजा होना चाहिए, डाटा बढ़ जाएगा। तो ऐसी चीजें कभी भी याद मत कीजिए जो डाटा बदलता रहे, जो चेंजेस होता है, इसको याद करने की नीड नहीं होती है ना। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आते हैं। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। भारत के अंदर अगर सड़क परिवहन आप देखोगे तो रेल परिवहन से बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। ये टॉपिक हमें बताता है कि सड़क परिवहन बनाना बड़ा आसान है रेल परिवहन के मुकाबले। तो क्वेश्चन ये उठता है, 5वां पॉइंट आपका हो जाएगा, ये 5th पॉइंट आपका हो जाएगा कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्व निम्नलिखित कारणों से है। सड़क परिवहन की इतनी ज्यादा मांग क्यों बढ़ रही है, या सड़क परिवहन को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देती है सरकार रेल परिवहन के मुकाबले?
कई प्रकार से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे ऐसे पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता के कौन से कारण हैं। या आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई सड़क परिवहन की जो मांग है आजकल वो क्यों बढ़ती जा रही है, सरकार सड़क परिवहन पे क्यों ध्यान दे रही है। आप भी अगर आप घर से बाहर निकलते होंगे, कहीं दूसरी जगह जाते होंगे, तो आपने देखा होगा इंडिया के अंदर जो रोड है बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी के रोड बनाए जा रहे हैं, बहुत चौड़े चौड़े रोड बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि सड़क परिवहन पर सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है? तो उसके कई कारण हैं। पहला, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत कम होती है। सड़कों को बनाना आसान है, उन पे पैसा कम खर्चा होता है रेलवे लाइन के मुकाबले। पहला रीजन तो ये हो गया। सेकेंड, अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ एवं विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। देखिए, कोई ऊबड़ खाबड़ जगह है, कोई पर्वत वाली जगह है, कोई पठार वाली जगह है, तो वहाँ पे सड़कें बनाना बड़ा आसान है, लेकिन वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल काम है। तो सड़क परिवहन को इसलिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इसे ऊबड़ खाबड़ जैसी जगहों पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अभी मैंने आपसे बोला कि अगर आप कश्मीर की तरफ जाओ, अगर आप दूसरे क्षेत्र में जाओ जहाँ हिमाचल वगैरह में, जहाँ जो है पहाड़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ रोड बनाना बड़ा आसान है, लेकिन वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें पहाड़ को जो है काटना पड़ेगा या कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा रेल के लिए जहाँ से रेल निकाली जा सके। तो जो अधिक ढाल वाली जगह है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ भी सड़कों को बनाना आसान है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्यापी है। अगर आपको कम दूरी तय करनी है, कम व्यक्ति है, मान लो 5 लोग हैं आप और आपको जाना है, कोई पास की दूरी जाना है, तो आप रेल से थोड़ी जाओगे। अगर आधे और 1 घंटे की दूरी है तो आप रोड से ही तो जाओगे ना, रेल का इस्तेमाल तो नहीं करोगे। तो कम व्यक्तियों के लिए, कम दूरी के लिए और कम वस्तुओं के लिए जो रोड है, जो सड़क परिवहन है, वो बेस्ट है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। अब रोड आपके घर तक पहुंच सकता है, लेकिन जो रेलवे लाइन है वो आपके घर तक तो नहीं पहुंच सकता ना। इसलिए सरकार रोड परिवहन पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि एक तो इसमें उतारने चढ़ाने का जो पैसा लगता है वो भी कम, क्योंकि आप रेलवे के लिए कोई सामान भेजोगे तो उसका आपको रेलवे में आपको उसको सामान को उतारना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा, उस पर काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है। लेकिन रोड परिवहन में ऐसा नहीं है। एक तो ये घर घर पहुंच जाता है, घर तक पहुंचता है, और दूसरा उतारने चढ़ाने की जो लागत है वो भी कम आती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। मान लो आपको भले ही कहीं जाना है, आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आप रोड से तो जाओगे ना, आपको वायुयान पकड़ना है तो रेल से जाओगे, आपको समुद्री पत्तन जाना है तो भी आप रोड से जाओगे, सॉरी। अगर आपको कहीं भी जाना है, चाहे वो आपको एयरलाइंस पकड़ने जाना है, चाहे आपको समुद्र पत्तन जाना है, आपको शिप पकड़ने जाना है, तो जाओगे तो रोड से ही ना। तो चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे वो वायुयान वाले बात हो, चाहे समुद्री पत्तन की बात है, इन सबको जोड़ता कौन है? इन सबको जोड़ता है सड़क परिवहन। तो अगर आपके क्वेश्चन ये आता है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्व क्यों ज़्यादा है, तो आप रीज़न दोगे कि इनमें लागत कम आती है। पहला, इनका निर्माण लागत कम होता है, ऊबड़ खाबड़ जगहों पर बनाना आसान है, पहाड़ी क्षेत्रों में बनाना रोड को बहुत आसान है, कम व्यक्तियों के लिए, कम दूरी के लिए और कम वस्तुओं के लिए रोड परिवहन सबसे बेस्ट है। यह आपके घर तक पहुंच सकता है, इसको सामान उतारने और चढ़ाने की लागत है वो भी कम आती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ता है, चाहे वो रेलवे लाइन हो, चाहे वायुयान हो या समुद्री पत्तन हो। तो इन कारणों से रोड को बनाना बहुत जरूरी है और अच्छे रोडों को बनाने के लिए सरकार बहुत सारा पैसा खर्च भी कर रही है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब रोड को भारत सरकार ने ना 6 हिस्सों में बांट दिया है, यानी 6 प्रकार के रोड है हमारे पास। अगर हम सड़क परिवहन की बात करें तो 6 प्रकार के सड़क है। तो वही हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से सड़कें इंडिया के अंदर है। तो पहला, आप इसे पॉइंट नंबर 6 लिख सकते हो। आप पॉइंट नंबर 6 लिख सकते हो कि भारत में 6 प्रकार के रोड हैं। अब 7वां पॉइंट आएगा क्योंकि हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसे 6 का पहला पार्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा 7 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। 6 पॉइंट में तो ये आ गया कि भारत में 6 प्रकार की रोडें हैं। 7वां पॉइंट आएगा कि एक एक करके हम समझेंगे, तो 7, 8, 9, 10 ऐसा करके लिख लेंगे। 7 पॉइंट हमारा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। याद कीजिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, ये है पॉइंट नंबर 7। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई
व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना आरंभ की है। दोबारा सुन लीजिए, भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। भारत सरकार का यह प्लान है कि वो दिल्ली को कोलकाता से और दिल्ली को चेन्नई मुंबई, यानी जो जो मेन शहर है ना, हमारी जो मेन शहर है इंडिया की, उन सबको एक साथ जोड़ने के लिए भारत सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग बनाया है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। 2 गलियारे बनेंगे, एक बनेंगे ऊपर से नीचे तक के लिए और एक बनेंगे बाएं से दाएं तक के लिए, ठीक है। तो एक बनेगा नॉर्थ से साउथ और एक बनेगा ईस्ट टू वेस्ट, यानी दोनों प्रकार से जो है सभी शहरों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर, असम तथा गुजरात को जोड़ता है। तो यहां से हमने ले लिया गुजरात को और यहां से ले लिया असम को। तो गुजरात को असम से जोड़ना है और इधर हमने बात करी श्रीनगर, श्रीनगर को हम कन्याकुमारी से जोड़ेंगे। तो ये आप देख लो 4 है ना, आप देख रहे होंगे, अगर इन चारों को मिला दें तो क्वाड्रिलेटरल शेप बन रहा है, चतुर्भुज शेप बन रहा है। देखो ध्यान से, ये क्वाड्रिलेटरल शेप बन रहा है, चतुर्भुज शेप बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। आ गया ना चतुर्भुज, क्योंकि चारों तरफ से जोड़ दो तो एक चतुर्भुज जैसा शेप बनता है। तो मैं फिर से आपको बताता हूं कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ये इंडिया का, आप समझ सकते हो। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना का प्रारंभ की है। इस परियोजना में 2 गलियारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहला गलियारा है उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, और दूसरा गलियारा है पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि असम को जोड़ेगा गुजरात पोरबंदर से। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NHAI, ठीक है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी आती है, कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि NHAI की फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो राजमार्ग हम बना रहे हैं ना, ये चतुर्भुज वाला जो राजमार्ग है, इसको बना कौन रहा है? तो इसको बना रहा है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी ये इन रोडों को बना रहे हैं। तो ये पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो बहुत ज्यादा आ चुका है एग्जाम में। नाउ पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 8 है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे NH। आपने सुना होगा NH14, NH2, NH3, NH5, ये नाम आपने सुने होंगे, या अपने माता पिता से या अपने शिक्षक से डिस्कस कीजिए, वो आपको बताएंगे। नेशनल हाईवे बहुत फेमस है, आपके स्टेट में भी होगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH, नेशनल हाईवे, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। तो अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। ये प्राथमिक सड़कें हैं भारत की जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अभी मैं दिल्ली से गया था अमृतसर, और शायद मुझे याद है कि मैं 3 से 4 या 4.5 घंटे में अमृतसर पहुंच गया, जो कि बहुत हाई स्पीड है। तो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ा गया था, उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है नेशनल हाईवे 1, याद रखोगे। अच्छा देखिए, नेशनल हाईवे बहुत सारा है, लेकिन इसी के बारे में क्यों बात हो रही है? क्योंकि नेशनल हाईवे पहला था ये, तो जो चीज पहला होगा उसके बारे में तो बताएंगे ना आपको। तो दिल्ली व अमृतसर के मध्य, दिल्ली याद रखिए, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी NH1 के नाम से जाना जाता है, ये हमारा पहला नेशनल हाईवे था। उसके बाद बहुत सारे नेशनल हाईवे बन गए हैं, अब तो हर स्टेट में पूरे इंडिया में फैल चुका है नेशनल हाईवे, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बच्चों आता है राजमार्ग, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 9 आ जाएगा। राजमार्ग स्टेट हाईवे, ठीक है, वो था नेशनल हाईवे,
दिस इज द स्टेट हाईवे, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, इसे बोलते हैं राज्य राजमार्ग, जो एक स्टेट में यानी एक राज्य में होगा। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। जो आपका राज्य है ना, जिस भी आप राज्य में रह रहे हो, उनकी राजधानी को जिला के, जो जिला है, आप जिस जिले में रहते हो ना, आपका एक जिला होगा, उस जिला को आपके राज्य के राजधानी से जोड़ने वाली जो रोड है, उसको बच्चों राज्य राजमार्ग कहलाता है। आप जिस गांव में रहते हो या जिस जिले में रहते हो, उस जिले को जोड़ा जा रहा है आपके राज्य के राजधानी से, तो उसको बोलते हैं राज्य राजमार्ग। निर्माण का दायित्व, और ये राज्य राजमार्ग बना कौन रहा है, तो ये बना रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इस ये जो राज्य राजमार्ग है, ये बना कौन रहा है, तो ये बन रहा है पीडब्ल्यूडी द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने बात करी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, इसे कौन बना रहा है, तो इसको बना रहा है NHAI, ठीक है। तो देखो सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है। अब नेशनल हाईवे बताया मैंने आपको, नेशनल हाईवे कौन बना रहा है, तो CPWD ये बना रहे हैं। ऐसे ही राज्य राजमार्ग कौन बना रहा है, तो PWD बना रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जिस रोड पे आप चल रहे हो ना, वो बना कौन रहा है और ये रोड है कौन सा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि आप मान लीजिए आप जिस राज्य में रह रहे हो और उस राज्य के रोड जो है वो खराब है, तो आपको क्लियरली पता नहीं होता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख लोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा जिम्मेदार कौन है। मान लीजिए कि मेरा जो है, मैं किसी स्टेट में हूँ और उस रोड, वहाँ का रोड जो खराब है, तो मुझे तुरंत पता होना चाहिए कि अगर मैं किस राज्य में हूँ और मैं राजधानी जा रहा हूँ उस राज्य के, और उसका रोड खराब है, तो ये PWD की जिम्मेदारी है। इसमें किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वहां पे PWD जो डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, ये मतलब है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10, शायद ये पॉइंट नंबर 10 है, जिला मार्ग। ये जिला मार्ग क्या है, अब आपके जिले को ना गांव से भी जोड़ना है, समझ लो। तो ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। जितने भी प्रशासनिक केंद्र हैं उनको जिला मुख्यालय से जोड़ती है ये रोड। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। तो जो जिला मार्ग है वो कौन बनाता है, तो जिला मार्ग बनाता है जिला परिषद, ठीक है। जिला मार्ग होता कौन है, तो ये वे सड़कें होती हैं जो जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को, आपके जिले के जितने भी प्रशासनिक केंद्र है ना, उसको जिले के मुख्यालय से जोड़ती है। आपके जिले में जितने भी प्रशासनिक केंद्र हैं उनको मान लीजिए भाई ये अलग अलग केंद्र है, ठीक है, ये अलग अलग केंद्र है, आपका जिला जो है वो ये है बीच में, तो इनके ये जो बीच में आपका जिला है, इनको अलग अलग प्रकार से जोड़ा जाएगा ना, अलग अलग क्षेत्रों से इसको जोड़ा जाएगा जिला मुख्यालय को। तो आपके जिले के अंदर जितने भी प्रशासनिक केंद्र है उनको जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम जो है वो जिला मार्ग का है। और जिला मार्ग बनाता कौन है, तो ये बनाता है जिला परिषद। नाउ लास्ट आता है अन्य सड़कें। तो इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव को शहर से जोड़ती है। यानी अगर आपके गांव को शहर से कोई जोड़ता है तो उसे हम बोलते हैं अन्य सड़कें। हालांकि ये सड़कें जो बनाई जा रही है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास का विशेष प्रोत्साहन मिला है। तो अगर आपके गांव को किसी शहर से जोड़ा गया है किसी रोड से, तो उसको बोलेंगे अन्य सड़कें। और वो बना कौन रहा है, तो वो बना रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। ये परियोजना है, इसके अंतर्गत उस रोड को बनाया जा रहा है। तो एक तरह से इस पेज पे हमने पढ़ा, अल्टीमेटली ये पेज खत्म हो गया। तो इस पेज पे मैंने ये बताया आपको कि कौन कौन सी सड़कें हैं भारत के अंदर, हमें बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, प्लस वो रोड कौन बना रहा है और किसकी जिम्मेदारी है। तो एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ, ये पेज खत्म होने वाला है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। मैंने इस पॉइंट में आपको ये बताया बच्चों कि जो रेल परिवहन की अपेक्षा रोड को बनाना बड़ा आसान होता है। उसके कई कारण बताए मैंने आपको कि इसकी निर्माण लागत कम आती है, ये ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में बनाया जा सकता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जा सकता है, कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के लिए बेस्ट है। ये घर घर पहुंच सकता है, रोड आपके घर तक पहुंच सकता है, रेल नहीं पहुंच सकती। इसके अलावा अगर रेलवे लाइन को जोड़ना है, वायुयान को जोड़ना है, समुद्री पत्तन वगैरह को जोड़ना है, तो इनके लिए भी आपको सड़क बनाना ही पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया भारत में 6 प्रकार की सड़कें हैं, यहाँ पर ये बताया।
पॉइंट नंबर 7 में मैंने आपको बताया स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, इसमें मैंने आपको बताया कि दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली रोड बनाई जा रही है। इसके 2 गलियारे हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो 2 गलियारे हैं, एक उत्तर दक्षिण जिसमें श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ना है, और एक पूरब से पश्चिम जिसमें असम को गुजरात से जोड़ना है, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, तो NHAI के पास है इसकी जिम्मेदारी। दूसरा मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 8 था हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम नेशनल हाईवे NH बोलते हैं। इस पॉइंट में मैंने आपको बताया बच्चों कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। ये प्राथमिक सड़कें हैं इंडिया की, और CPW की जिम्मेदारी होती है इसको बनाने के लिए। अगर हम नेशनल हाईवे 1 की बात करें तो वो दिल्ली को अमृतसर से जोड़ा गया था, उसको हम शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं और नेशनल हाईवे 1 भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे आपके जिला मुख्यालय को आपके राज्य के राजधानियों से जोड़ा जाता है, इसकी जिम्मेदारी PWD की है, PWD ये रोड बनाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया जिला मार्ग। जिला मार्ग मैंने आपको बताया कि इसमें जो जिला के विभिन्न प्रशासनिक केंद्र होते हैं उसको जिला के मुख्यालय से जोड़ना होता है। ये बनाता कौन है, तो ये जिला परिषद बनाता है। फिर अन्य सड़कें कौन है कि आपके गांव को अगर शहर से जोड़ा गया है, अगर गांव को शहर से जोड़ा गया है तो उस रोड को हम लोग अन्य सड़कें बोलते हैं, और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। रिवाइज करना बहुत जरूरी है कि मैं आपको बार बार कहता हूँ रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको वो दिखा रहा था क्वाड्रिलेटरल वाला, तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये पॉइंट देखिए श्रीनगर, ठीक है। उसके बाद देखिए डार्क कलर से आपको दिख रहा होगा, ये बनता हुआ डार्क कलर से आता हुआ है ना, और ये नीचे तक आप देखोगे कन्याकुमारी तक, ये देखिए नीचे तक ये कन्याकुमारी तक, यहाँ तक देखिए कन्याकुमारी तक है। ऐसे आप क्वाड्रिलेटरल वाला देखिए पूरब से पश्चिम, तो पोरबंदर बिल्कुल आखिरी एरिया हमारा, और आप देखिए इसको बिल्कुल गुजरात से असम तक इसको जोड़ दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हो येलो कलर से मैंने बना दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया का। इसमें कोशिश की गई है कि इंडिया के हर एक कोने को रोड से जोड़ दें ताकि हम जल्दी से जल्दी उन जगहों पर पहुंच सके। तो आप देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चारों डायरेक्शन में जो लास्ट हमारा है लगभग उनको जोड़ने की कोशिश की गई है जहां रोड बनाया जा सकता है। नाउ अगला पॉइंट आता है सीमांत सड़कें, ठीक है। एक पॉइंट रह गया था, एक सड़क रह गया था। एक मिनट में ये देख लेता हूँ कि हमारे कितने पॉइंट कवर हो चुके हैं। तो हमारे पॉइंट जो हो चुके हैं वो है 11 पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। तो ये हमारा 12वां पॉइंट होगा सीमांत सड़कें। जैसे आप नाम से देख रहे हो सीमांत सड़कें, यानी इसका संबंध सीमा से है। आप नाम से क्लियर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 12 होगा सीमांत सड़कें, यानी जिसका संबंध सीमा से है। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, ठीक है। सीमा सड़क संगठन जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। भारत सरकार प्राधिकरण, ठीक है, पहले याद कीजिए, भारत सरकार प्राधिकरण के अंदर आती है कौन, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन ये वो संगठन है जो केवल सीमांत क्षेत्रों में, यानी इंडिया के जो बाउंड्री है ना वहां पर ये रोड बनाते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। तो ये जो सीमांत सड़कें ये बनाई कहाँ जाती है, ये बनाई जाती है जो भारत का उत्तर, यानी बात करें कश्मीर की तरफ बात करें या बात करें असम वगैरह की बात करें या जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं साथ, उन क्षेत्रों में बनाई जाती है। ये वहाँ बनाई जाती है। वो रोड है बच्चों जो हमारे पड़ोसी देश है ना, वहाँ से जो टच होने वाले जो रोड होंगे उन्हें बोलते हैं सीमांत सड़कें। तो ये बनाता कौन है, तो ये भारत सरकार के अधीन आता है एक सीमा सड़क संगठन। ये संगठन का नाम है जो ये रोड बनाती है, सीमांत क्षेत्र में बनाती है और ये इनका रखरखाव करती है। ये संगठन 1960 में बनाया गया था और इसका मेन काम ही यही है कि जितने भी भारत की बाउंड्री है ना, सीमा है ना, जो दूसरे देशों से टच हो रहा है वहां पर रोड, ये देखो पिक्चर से समझाने की कोशिश की गई है, जो बिल्कुल आपको दिखाया गया कि जो बिल्कुल सीमा है इंडिया की, चाहे वो कश्मीर की बात करें, चाहे उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, जो हमारा देश भारत, इसका क्षेत्र किसी और देश से अगर बाउंड्री लग रही है तो वहां पे जो रोड बनाया जाएगा उसको सीमांत सड़कें कहते हैं। यहां पर आपको एक पॉइंट बताना जरूरी है, अटल टनल। अभी मैं घूम के आया हूं यहां पर अटल टनल, तो इसके बारे में बता दूं मैं आपको। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, जी हाँ आपने सही सुना, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल, जो कि 9.02 किलोमीटर
सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। अभी मैंने आपको बताया था सीमा सड़क संगठन, इन्होंने विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बनाई है। सुरंग मतलब समझते हो, पहाड़ों को काट कर उनके बीच में सुरंग बनाई है, वो भी 1-2 किलोमीटर नहीं, 9.02 किलोमीटर, इतनी लंबी सुरंग बनाई है। आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे ना अटल टनल, अगर कोई व्यक्ति घूमने गया तो आपको दिखाएंगे वीडियो में, बहुत आप खुद ही सकते हो 9.02 कितना लंबा होगा। तो इतना लंबा पहाड़ों को काट कर पहाड़ों के बीच में टनल बनाया गया है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। अच्छा, हमारी जो ये स्पीति घाटी है ना, ये क्या होता है, जब बर्फ वगैरह पड़ती है ना तो हमारे देश से कट जाता है, क्योंकि बर्फ जब पड़ती है तो यहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, एक आम आदमी नहीं पहुँच सकता, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। तो अब जब ये सुरंग बना दिया भारत सरकार ने, तो अब आसानी से मनाली से आप लाहौल स्पीति घाटी तक आराम से पहुंच सकते हो इस टनल के माध्यम से। तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर बनाया गया है सीमा सड़क संगठन द्वारा, और यह सुरंग पूरे साल किसको जोड़ेगा, तो ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। ठीक है, क्लियर है सारी बातें। नाउ पॉइंट नंबर 14 पे आ जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। पॉइंट नंबर 14 पे आ जाएंगे, रेल परिवहन। यहाँ पर रोड के बारे में खत्म हो चुका है, अब आपका आएगा रेल परिवहन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 14 आप लिख लेना, रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है तो आज भी भारत के अधिकतर लोग जो है वो रेल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि रेल में जाना आसान है, कंफर्टेबल होता है, हर कोई व्यक्ति रेल में जाना पसंद करता है। तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। अधिकतर लोग जो है रेलवे साधन का प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है, और ये रेलवे की ही जिम्मेदारी है, जिसमें भारत के जो अर्थव्यवस्था है, चाहे भारत के उद्योग है या भारत का जो कृषि सामग्री है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान रेलवे द्वारा ही लाया जाता है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। याद रखोगे आप कि भारत की जो रेल परिवहन है ना, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। याद रखिए, देश की पहली रेलगाड़ी 1853 यानी स्वतंत्रता से पहले चलाई गई, मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। ये भारत की पहली रेलवे लाइन थी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। लेकिन आज अगर बात करें तो आज हमारा जो रेलवे सिस्टम है बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो इसको हमारा पॉइंट नंबर 15 आप लिख लेना, ये पॉइंट नंबर 15 होगा। एक काम कीजिए, पॉइंट नंबर 15 आप इसे कर लीजिए, ठीक है, अलग से कर लीजिए कि भारत में पहली बार रेल कब चली। और पॉइंट नंबर 16 क्यों करा, 16 इसलिए करा मैंने क्योंकि रेल परिवहन को ना 16 भागों में बांटा गया है, तो याद भी रहेगा आपको 16वां पॉइंट और 16 पार्ट है ना, याद करने में आसानी होती है, इससे मैंने 16 पॉइंट डाल लिया। बेफिलहाल देखिए, भारत की जो रेल परिवहन है वो वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन के लिए आज भी प्रमुख साधन है। चाहे हम बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की, उद्योग की या कृषि की, अगर तीव्र गति से विकास करना है तो रेलवे को आगे आना पड़ेगा, रेलवे को बहुत तीव्र से विकास करना पड़ेगा। भारतीय रेल परिवहन देश की पूरे वर्ल्ड की सबसे जो बड़ी है सार्वजनिक क्षेत्र की प्राधिकरण है, गवर्नमेंट के अंदर आता है। और ये पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी 1853 में मुंबई और थाने के बीच बिछाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर दूरी तय करते थे। लेकिन आज अगर बात करें बच्चों, तो भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल खंडों में पुनः संकलित किया गया है, यानी 16 हिस्सों में बांटा गया है। यानी हमारा रेल परिवहन इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इसको हमने 16 हिस्सों में बांटा है। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, एक एक करके समझेंगे। तो पॉइंट नंबर 17 आपका यहां से आ जाएगा। ये पेज आपका खत्म होने वाला है, तो एज यूजुअल जल्दी से मैं आपको रिवाइज करता हूं। इस पेज में हमने क्या पढ़ा, इस पेज में हमने सबसे पहले पढ़ा कि सीमांत सड़कें क्या होती है। सीमांत सड़कें वो होती हैं जो भारत की सीमाओं पे बनाया गया है। ये भारतीय सरकार प्राधिकरण के अधीन जो सीमा सड़क संगठन है, वो देश की सीमांत क्षेत्रों में सड़क बनाती है, उसका रखरखाव करती है। 1960 में इस संगठन को बनाया गया था। उसके बाद ही लगातार भारत की सीमाओं क्षेत्रों में रोड का विकास करता जा रहा है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल बनाया गया है,
और ये सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है, जो पूरे साल किसको जोड़ेगा, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगा। नाउ इसके बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पॉइंट में रेलवे परिवहन के बारे में कि रेल परिवहन वस्तु और यात्राओं के परिवहन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उद्योगों का विकास देखना है आपको, तो रेलवे परिवहन को बहुत तेजी से विकसित करना पड़ेगा। भारतीय रेल जो परिवहन है वो देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है और देश की पहली रेलवे लाइन 1853 मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की थी। उसके मैंने आपको बताया कि भारतीय रेल परिवहन को 16 हिस्सों में बांटा गया, 16 जो है पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। नाउ पॉइंट नंबर 17 पे आते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। इसका ये मतलब बच्चों, अगर आप ध्यान दोगे तो उत्तरी मैदान की तरफ, अगर आप उत्तर प्रदेश रहते हो, बिहार रहते हो, झारखंड रहते हो, बंगाल में रहते हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर रेल परिवहन ना ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा रेलगाड़ियाँ चलती है। लेकिन आप रेगिस्तानी क्षेत्रों में जाओ, आप कश्मीर की तरफ जाओ, तो इन क्षेत्रों में रेलगाड़ियाँ इतना नहीं प्रचलन में है, इतना ज़्यादा नहीं बना है। तो वो कौन कौन से कारक हैं जो रेल वितरण को प्रभावित करते हैं? तो आप 4 कारक लिख सकते हो, आप 4 कारकों के नाम लिख सकते हो जो रेल वितरण को प्रभावित करता है। भू आकृति, भू आकृति क्या होती है कि कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पर्वत है और कहीं पे रेगिस्तान है, तो भू आकृति। दूसरा है आर्थिक, यानी कहीं पर जो है राज्य सरकार है वो ज़्यादा पैसा खर्च करती है, कहीं पर नहीं करती है। तीसरा वहाँ की प्रशासकीय कारक, कि वहाँ पे प्रशासन कैसा है, किस प्रकार का वहाँ पर प्रशासन किया जा रहा है। तो रेल परिवहन को वितरण को प्रभावित करने वाले आप कारक बता सकते हो, भू आकृति, आर्थिक स्थिति और प्रशासकीय कारक। इसके अलावा अगर आप एक पॉइंट और ऐड करना चाहो तो और ऐड कर सकते हो जलवायु। जलवायु भी इफेक्ट करता है रेल परिवहन के जो वितरण होते हैं उसको जलवायु भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। अगर आप बात करो रेगिस्तानी एरिया की या जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उन एरिया की, तो वहाँ पे उन क्षेत्रों में आप देखोगे कि रेल पटरी बिछाना काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि बाढ़ वगैरह आती रहती है और भूस्खलन वगैरह होता रहता है, तो ये परेशानियाँ आती है रेल वितरण में। तो ये सभी कारक आप बता सकते हो कि रेल वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नाउ अगर आपके एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहाँ भी एक क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान में ना ज़्यादा रेल परिवहन है। उत्तरी मैदान में आता है आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इसके अलावा आप बिहार ले सकते हो, यूपी ले सकते हो, झारखंड ले सकते हो, ये सब उत्तरी मैदान के आप क्षेत्र ले सकते हो। उत्तरी मैदान में ज़्यादा रेल परिवहन क्यों है? तो ये पॉइंट नंबर 18 है हमारा, तो आप पॉइंट नंबर 18 लिख लोगे। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल, क्योंकि यहाँ समतल भूमि है, आप सबको पता है उत्तरी मैदान में समतल भूमि है, समतल भूमि है, सघन जनसंख्या घनत्व है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है भारत की, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण, ये सभी कारण हैं जिसके कारण रेल परिवहन के विकास के व वृद्धि में सहायक रहा है। तो अगर आप एनसीईआरटी की बात करो तो उसमें भी ये क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान की तरफ ना, जो भारत का उत्तरी मैदान है, इन एरियाओं में ज़्यादा रेल परिवहन क्यों है? तो एक तो समतल भूमि है, भाई समतल भूमि होगी तो रेल पटरी बिछाना आसान होगा, आप भी समझ सकते हो। सघन जनसंख्या है तो रेल की डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा सफर करेंगे। संपन्न कृषि है, कृषि जो प्रोडक्ट है, जो कृषि के उत्पाद है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पड़ेंगे, तो संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधन, और वहाँ पे संसाधन भी है, जो रेल को बनाने के लिए जो संसाधन चाहिए वो भी संसाधन उपलब्ध है। तो इन सभी कारणों से उत्तरी मैदान की तरफ रेल परिवहन के विकास व समृद्धि में सहायक रहा है। वहीं आप बात करो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार आप ले सकते हो मध्य प्रदेश की तरफ आप जाओगे, थोड़ा सा आप गुजरात का हिस्सा भी ले सकते हो। तो प्रायद्वीपीय पठार में ना इतनी ज़्यादा रेलगाड़ी नहीं है जितनी आप उत्तरी मैदान की बात करो। रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न है ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र। वहाँ पर क्या है कि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है, छोटी पहाड़ियाँ हैं, सुरंगों आदि से होकर गुजरना पड़ते हैं, तो इन यहाँ पर रेल पटरी बिछाना थोड़ा सा दिक्कतें होती है। तो ये पॉइंट नंबर आप 19 में ले सकते हो कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पर इतनी ज़्यादा रेलगाड़ी प्रचलन में क्यों नहीं है? तो मेन रीज़न है ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी का होना, फिर छोटी पहाड़ियों का होना, सुरंगें बनानी पड़ती हैं, इन सब कारणों से वहाँ पर रेल ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। हिमालय पर्वत क्षेत्र की बात करो, अगर आप कश्मीर की बात करो, अगर हिमालय पर्वत की बात करो, आप तिब्बत की बात करो, तो आप उन क्षेत्रों में देखोगे वहाँ पर बहुत दुर्लभ उच्चावच है, विरल जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत कम रहती है, तो डिमांड भी बहुत कम है, तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वहाँ पर रेलवे लाइन के निर्माण में ना प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, यानी वहाँ पर रेलवे पटरी बिछाना बहुत दिक्कत है। तो आज भी आप पता करोगे तो आपको देखोगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा रेलगाड़ी प्रचलन में नहीं है, और है भी तो बहुत कम है।
तो ये पॉइंट नंबर 20 आप ले सकते हो पर्वतीय क्षेत्र के लिए। तो मैंने आपको पठारी क्षेत्र का भी बता दिया, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है। पर्वतीय क्षेत्र का भी बता दिया कि दुर्लभ उच्चावच है, बहुत कम जनसंख्या रहती है, आर्थिक अवसरों की वहाँ पर बहुत कमी है, तो जिन कारणों से वहाँ पर रेल पटरियाँ ज़्यादा नहीं बिछाई जाती है ना। अगर राजस्थान की बात करें, गुजरात के दलदली भाग की बात करें, तो ये पॉइंट नंबर 21 हो जाएगा। आप इसे पॉइंट नंबर 21 ले सकते हो कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। क्यों? क्योंकि जो राजस्थान और गुजरात के दलदली भाग है, वहाँ पे जो पटरियाँ बिछाई जाती है ना, वो जमीन में धीरे धीरे धंस जाती है, तो दलदली क्षेत्रों में दिक्कत आती है। वन क्षेत्र में आपको पता है, अगर वन क्षेत्र में रेलगाड़ी बनानी है तो आपको वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ेगा, बहुत बड़े एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेल लाइन बिछाना इसलिए दिक्कतें होती है। तो अगर आप, ये क्वेश्चन बन के आता है बेसिकली कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दलदली भागों में, मध्य प्रदेश वगैरह में रेलवे लाइन बिछाना क्यों कठिन है, तो आप आंसर दे सकते हो कि दलदली भाग है, वन क्षेत्र है बहुत ज़्यादा। अगर आप झारखंड की बात करो तो वहाँ पे बहुत सारे कोल माइंस हैं, तो इन क्षेत्रों में रेल बिछाना बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट नंबर आपका 21 था। पॉइंट नंबर 22 आप लिख सकते हो कोंकण रेलवे। ठीक है, कोंकण रेलवे ये अलग से पॉइंट है। कोंकण, अगर आपको याद होगा, कोंकण मालाबार तट आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। कोंकण रेलवे कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट, जो पश्चिमी तट का एक क्षेत्र होता है, कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री और वस्तुओं का आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं हैं। अब कोंकण रेलवे में कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस क्वेश्चन में अभी मैंने किसी बच्चे के यूट्यूब में भी देखा था, ये क्वेश्चन आया था कि कोंकण रेलवे, जो कोंकण रेलवे हमारा पश्चिमी तट पर है, वहाँ पे कौन कौन सी समस्या है। तो समस्या है भूस्खलन की, वहाँ पे भूस्खलन आते रहते हैं, और किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। तो भूस्खलन आएंगे तो रेलवे ट्रैक जो होंगे धंसेंगे, बार बार उसको निर्माण करना पड़ेगा। तो ये कोंकण रेलवे की अपनी समस्या है, जिसके अंदर भूस्खलन वगैरह है वो आते रहते हैं, और रेलवे ट्रैक जो होता है वो धंस जाती है जमीन में। ठीक है, तो ये कोंकण रेलवे की समस्या अलग से याद करेगा। पॉइंट नंबर 22। देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस क्या करा है कि मैं आपको हर टॉपिक कराना चाहता हूँ, कोई टॉपिक छूटे ना आपका, यही मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो के एंड में। तो इसलिए छोटा से छोटा पॉइंट हो, मैं उसको भी कवर कराने की कोशिश करता हूँ। नाउ, रेल परिवहन की समस्या बताइए, ये क्वेश्चन आता है बनके, और आपके यूट्यूब वगैरह में देखा होगा आपने, अक्सर टीचर बोलते हैं कि पेपर में आता है कि रेलवे, आप अक्सर सुनोगे ना, रेलवे ना लॉस में चल रहा है, बहुत सालों से हमारा जो रेलवे है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है, उसको हानि होती है। तो रेलवे की कौन कौन सी समस्या है, किन कारणों से जो रेलवे है उसको हानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप पॉइंट लिख सकते हो कि बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। पहला पॉइंट तो ये बन गया आपके कि बहुत सारे ऐसे यात्री होते हैं जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि, तथा जो रेल संपत्ति की उसकी हानि होती है, मान लो कोई सीट है, कोई उसको तोड़ गया, कहीं चार्जर लगाने का है उसको तोड़ गया, ये समस्या आपने भी देखा होगा कि सरकार एक पे से एक बढ़िया चीज़ लगा देती है, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो उनको तोड़ देते हैं। तो रेल संपत्ति की हानि, उन्हें लगता है कि वो रेलवे का नुकसान कर रहा है, एक्चुअल में वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी यात्रा करेगा तो उसको ये सुविधा बाद में नहीं मिलेगी। तो रेल संपत्ति की हानि दूसरी समस्या है, और चोरी जैसी समस्या, क्योंकि रेल में बहुत सारे लोहे का इस्तेमाल करते हैं, तो जो चोर वगैरह होते हैं वो लोहा वगैरह चुरा लेते हैं, अलग अलग जगहों से तोड़ देते हैं और लोहा चुरा कर ले जाते हैं। तो चोरी जैसी समस्या भी सामने आती है, रेलवे की समस्या है। इसके अलावा जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोक देते हैं। आपने देखा होगा कि हर डब्बे में जंजीर होता है। जंजीर एक बनाया गया इमरजेंसी के लिए कि भाई मान लो कुछ ऐसा इंसिडेंट है जो आप बताना चाहते हो ड्राइवर को, तो आप जंजीर खींच दो, जिससे ड्राइवर को पता लग जाए कि कोई बहुत बेशक बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है जिसकी वजह से गाड़ी रोकना पड़ेगा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जंजीर जो होते हैं लोग ऐसे ही खींच देते हैं बिना पता ही। तो जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। तो ये सभी रेल की समस्या हैं। तो अगर आप पॉइंट में लिखना चाहो तो मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूँ कि बहुत से यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया, रेलवे संपत्ति की हानि करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट आप चोरी जैसी समस्या है। चौथा पॉइंट जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, ये 4 पॉइंट हो गए। अगर आपके एग्जाम में आता है रेल परिवहन की समस्या बताइए, तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया, ये थे रेल परिवहन की समस्या, या रेलवे की कौन कौन सी समस्या है। नाउ यहाँ पर रेलवे खत्म होता है, तो मैं चाहता हूँ एक बार जल्दी से ना आप रेलवे के बारे में रिवाइज कर लो, उसके बाद मैं वापस नहीं आऊँगा रेलवे पर। देखो फटाफट मैं आपको जल्दी से इसका रिवाइज करा देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि उत्तरी मैदान में बहुत ज़्यादा रेलवे लाइन है, उसका रीज़न क्या है, तो समतल भूमि, मेन रीज़न है समतल भूमि।
दूसरा है सघन जनसंख्या, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो डिमांड ज़्यादा है। संपन्न कृषि है तो कृषि की चीज़ों को लेके जाना पड़ता है। प्रचुर संसाधन है, तो इन कारणों से उत्तरी मैदान में बहुत ज़्यादा रेलवे का विकास हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार में इतना ज़्यादा रेलवे का विकास क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है, छोटी पहाड़ियाँ हैं, सुरंग आदि बनाने पड़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में इतना ज़्यादा रेलवे क्यों नहीं है? क्योंकि दुर्लभ, उच्चावच है, विरल जनसंख्या है, आर्थिक अवसरों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। पर पश्चिमी राजस्थान या गुजरात वगैरह में इतना ज़्यादा रेलवे क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे दलदली क्षेत्र है और वन क्षेत्र भी है, मध्य प्रदेश वगैरह में, छत्तीसगढ़ वगैरह, उड़ीसा, झारखंड में, इसलिए रेल वगैरह बनाना वहाँ बहुत मुश्किल का काम है। कोंकण रेलवे की क्या समस्या बताई थी मैंने आपको? तो कोंकण रेलवे की समस्या थी भूस्खलन की समस्या, जिसमें जो रेलवे ट्रैक होता है बार बार धंस जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि रेल परिवहन की कौन कौन सी समस्या है। तो रेल परिवहन की 4 समस्या है बच्चों। बहुत सारे यात्री जो होते हैं बिना टिकट के यात्रा करते हैं, रेल संपत्ति का हानि करते हैं, तोड़ देते हैं। तीसरा, चोरी करके ले जाते हैं, कोई सामान है उसको चुरा कर लेके चले जाते हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी गाड़ी को रोक देते हैं, जिससे रेलवे को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, नाउ यहाँ पर रेलवे खत्म होता है। अब हमारा टॉपिक आता है पाइपलाइन का। तो अब हम पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे। पाइपलाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि और पाइपलाइन का क्यों इस्तेमाल किया था, ये भी इस टॉपिक के अंदर आएगा। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का प्रयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। स्टार्टिंग में आप देखोगे तो पाइपलाइन का इस्तेमाल केवल पानी के लिए होता था, कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस संशोधनशालों, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। लेकिन आज अगर आप बेसिकली पाइपलाइन का इस्तेमाल देखो तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कच्चा तेल और पेट्रोल उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे आपको पता होगा कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं, तो कच्चा तेल, पेट्रोल या तेल वगैरह हो गया या प्राकृतिक गैस वगैरह हो गया ना, इसको गैस संशोधनशालों या उर्वरक खानों, जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़े ताप विद्युत संयंत्र है, जो थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वहाँ पहुँचाने में पाइपलाइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था स्लरी में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ठोस पदार्थ है उसको बहुत लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो ठोस है उसको मेल्ट कर लेते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर पाइपलाइन द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो अगर पाइपलाइन के बारे में बेसिक आपको जानना है तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि पहले पाइपलाइन का इस्तेमाल केवल शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु किया जाता था, लेकिन आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद या तेल से प्राप्त जितने भी प्राकृतिक गैस होती है ना, उसको ले जाने में किया जाता है। कहाँ ले जाते हैं? तो गैस संशोधनशाला है वहाँ ले जाया जाता है। उर्वरक कारखानों में, उर्वरक खाना जहाँ फर्टिलाइजर बनता है ना, वहाँ पे गैस वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उर्वरक कारखानों में पाइपलाइन द्वारा गैस पहुँचाई जाती है। जो बड़े ताप विद्युत गृह हैं, जो थर्मल पावर प्लांट है बड़े बड़े, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वहाँ पर पेट्रोल वगैरह पहुँचाया जाता है, डीजल वगैरह पहुँचाया जाता है पाइपलाइन के द्वारा। और ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में बदल के भी पाइपलाइनों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। नाउ अगला पॉइंट आता है, अच्छा यहाँ पॉइंट बताना भूल गया, आप लिख सकते हो पॉइंट नंबर 24। ये पॉइंट नंबर 24 था, पाइपलाइन के बारे में आपने जाना। तो पाइपलाइन का बेसिक फंडा हमने जान लिया कि पाइपलाइन क्या है और पाइपलाइन द्वारा कौन कौन सी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। पॉइंट नंबर 25, ये पॉइंट नंबर 25 आ जाएगा बच्चों कि देश में पाइपलाइन को किस प्रकार वितरण किया गया है। तो देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है, यानी पाइपलाइन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक, ये पहला है। ठीक है, इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से गौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। तो इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेन याद कर लो कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक पहला लाइन है, ये पहला पाइपलाइन है इंडिया का। दूसरा क्या है? गुजरात में सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक है। तो ये सेकंड, ये दूसरी हमारी पाइपलाइन है। पहले मैंने असम के बारे में बताया आपको, दूसरा गुजरात से सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक फैला हुआ है। इसकी एक अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तो मेन तो आप यहाँ तक याद कर लेना कि जालंधर तक है, शाखा वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना डिटेल में कभी आता नहीं है। यहाँ पे डायग्राम से भी आपको माध्यम से समझाया गया है पाइपलाइन के बारे में, तो आप चाहो तो डायग्राम देख लेना आराम से, ये पूरा बताने की कोशिश की गई है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पाइपलाइन की ओर पे।
तो गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। दोबारा सुन लीजिए। तीसरा है गैस पाइपलाइन जो गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इनकी शाखाएं राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। तो मैंने आपको पहले कहा आप शाखा याद मत करो क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में कभी पेपर में आता नहीं है। बस ये पूछ लेते हैं कि भारत में पाइपलाइन का वितरण किस प्रकार किया गया है। तो मैंने आपको अभी भी बच्चों भारत के पाइपलाइन के बारे में बताया। 3 पाइपलाइन आपको बताया। पहला बताया मैंने असम के बारे में कि जो असम के तेल क्षेत्र है वहाँ से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक है। दूसरा आपको बताया गुजरात, दूसरा गुजरात का याद कर लेना, वहाँ सलाया से वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते जालंधर तक है। और तीसरा ये भारत का रेल मार्ग है। रेल मार्ग आप देखना चाहो तो देख लो। ये भारत का रेल मार्ग का डायग्राम है। ये डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है भारत का जो रेलवे लाइन बिछी हुई है उसको भी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तीसरा पाइपलाइन मैंने गैस पाइपलाइन के बारे में बताया आपको। जो गैस पाइपलाइन है स्पेशली वो गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। बाकी मध्य प्रदेश वगैरह, राजस्थान, कोटा वगैरह सभी आती है, इसकी शाखा है। बट मेन याद कर लीजिए कि गुजरात के में हजीरा को उत्तर प्रदेश से जगदीशपुर से मिलाती है। तो ये 3 जो है पाइपलाइन है इंडिया का। एक मैंने असम का बताया, दूसरा गुजरात का बताया और तीसरा स्पेशल गैस पाइपलाइन के बारे में बताया। तो ये 3 पाइपलाइन याद कर लेना भारत के अंदर है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं पॉइंट बताना भूल गया तो एक बार देख लेता हूँ कि कौन सा पॉइंट है। पॉइंट डालते जाना ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सा पॉइंट है। ये पॉइंट नंबर आपका 25 हो चुका है। 25 के 3 पार्ट थे। ठीक है, 25 के 3 पार्ट्स हो गए। पाइपलाइन के बारे में आपने जाना। अब 26 है आपका जल परिवहन। तो ये आपका पॉइंट नंबर 26 होगा, जल परिवहन। ठीक है, नाउ भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इनके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। तो ये चीज यहां से याद करना जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अगर आपको सबसे सस्ता साधन ढूंढना है तो वो जल परिवहन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। जो चीज भारी है उनको ढोने के लिए ना सबसे ज्यादा जल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। इससे पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर फैला हुआ है। देखिए 3-4 बातें आप यहां से याद कर लीजिए जल परिवहन के बारे में। पहला मैंने आपसे कहा कि जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, एक तो आसानी से याद हो जाएगा कि जल परिवहन जो होता है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। सबसे सस्ते साधनों में जल परिवहन आता है। दूसरा, अगर आपको भारी और स्थूलकाय वस्तुएं ले जानी है तो उसके लिए जल परिवहन बेस्ट है। दूसरा मैंने आपको बताया। तीसरा, यह ऊर्जा सक्षम होती है और तथा यह पर्यावरण के लिए भी ज्यादा नुकसानदेह नहीं होती, पर्यावरण अनुकूल होती है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, भारत में जो अंतः स्थलीय नौ संचालन है उसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर। तो जल परिवहन के बारे में 4 पॉइंट याद कर लोगे। जल्दी जल्दी बता दूं कौन कौन से 4 पॉइंट थे। फर्स्ट था कि सबसे सस्ता साधन है। सबसे पहला तो मैंने बताया कि सबसे सस्ता है। दूसरा बताया भारी चीजों के लिए अनुकूल है, ये परिवहन के लिए भी अनुकूल है और 14,500 किलोमीटर फैला हुआ है हमारा जल परिवहन। ठीक है, डायग्राम से समझाने की कोशिश की गई है। नाउ आगे आता है अब जल परिवहन को कैसे बांटा गया है। ये आ जाएगा पॉइंट नंबर आपका 27। ये पॉइंट नंबर आपका 27 हो जाएगा कि निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। जिस प्रकार आपने देखा था ना नेशनल हाईवे था रोड का, वैसे ही बच्चों पानी का भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप जहां मर्जी आप शिप लेके, बड़े बड़े शिप लेके आप चले जाओगे और सरकार आपको कुछ नहीं कहेगी। इनके भी मार्ग है पानी के अंदर, बाकायदा डायरेक्शन दिया जाता है, उसी लाइन में आपको चलना होता है। तो निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो कौन कौन से जलमार्ग है। पहला है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर है। ठीक है, पहला क्या है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, इसको बोलते हैं जलमार्ग संख्या 1। ये भारत का जलमार्ग संख्या 1 है। जलमार्ग संख्या 2 कौन सा है, तो सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, ये भारत का दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है। जलमार्ग नंबर 3, भारत का जलमार्ग नंबर 3 कौन है, तो केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक और उद्योग मंडल तथा
चंपकरा नहरें। तो ये जो है ये भारत की जलमार्ग नंबर 3 है। अब इनको याद करना बड़ा मुश्किल है, मैं खुद जानता हूँ कि इनको याद करना बड़ा मुश्किल है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसे ना ऐसे लिख सकते हो, जैसे हल्दिया यहाँ लिख दो और इलाहाबाद यहाँ लिख दो, बस इतना याद रखो, हल्दिया से इलाहाबाद। ऐसे आप सदिया लिख सकते हो व धुबरी लिख सकते हो, ये दूसरा जलमार्ग था। फिर तीसरा आप लिख सकते हो केरल पश्चिमी तटीय नहर। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि केरल में पश्चिमी तट है और तटीय नहर को जोड़ता है। तो शॉर्ट में याद करना हो तो शॉर्ट में आप याद कर लेना। बाकायदा पेपर में ये सब चीज़ें कम आती है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि भाई मैं हर चीज़ बताऊंगा, कोई टॉपिक आपका छूट ना जाए, तो अगर आपको 100% मार्क्स लाने हैं तो आपको याद भी उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो जलमार्ग नंबर 1 में आपको बता दिया हल्दिया इलाहाबाद वाला, जलमार्ग नंबर 2 आपको बता दिया सदिया व धुबरी वाला, जलमार्ग नंबर 3 आपको बता चुका हूँ केरल वाला, जलमार्ग नंबर 4 राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा व पदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार। तो ये हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 है। फिर आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5। तो ये है मताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्मानी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्रह्मानी नदी का विशेष विस्तार। ये हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 है। और आपको विश्वास नहीं होगा, और ये 5 पॉइंट आप याद कर लेते हो ना, तो आप उन बच्चों से बहुत आगे निकल जाते हो क्योंकि जो 100% टॉपिक को कंटेंट क्लियर नहीं करते। रीजन क्या है कि ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत कम वीडियो में आपको मिलेगा, बहुत कम रिफ्रेशर में, बहुत कम गाइड में ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि भारत का जो जल है उसके राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो 5 है। ठीक है, 5 हिस्सों मैंने आपको बताया। भारत के अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, उसको 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो जलमार्ग नंबर 1 मैंने आपको बताया हल्दिया व इलाहाबाद वाला, जलमार्ग नंबर 2 मैंने आपको बताया सदिया व धुबरी के बीच, जलमार्ग नंबर 3 मैंने आपको बताया कर्नाटक में पश्चिमी और तटीय नहर, और जलमार्ग नंबर 4 मैंने आपको बताया कीकानाडा और पुदुचेरी के बारे में, और लास्ट मैंने आपको बताया जलमार्ग नंबर 5 जो कि मताई नदी महानदी के डेल्टा और ब्रह्मानी नदी इन सब के साथ है। तो ये 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं इंडिया के, भारत के, जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव किए गए। तो अगर आपके पेपर में आता है राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम बताओ, तो ये 5 आपको राष्ट्रीय जलमार्ग बताने हैं। ठीक है, नाउ अब आता है पॉइंट नंबर 28। पॉइंट नंबर 28 आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश का 95% जो व्यापार होता है बच्चों, आज भी वो समुद्रों द्वारा ही होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज भी देश का जो 95% व्यापार होता है वो समुद्रों द्वारा होता है। तो आप समझ सकते हो समुद्र की वैल्यू, आप खुद समझ सकते हो कि समुद्र की कितने ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि आज भी विदेशी व्यापार, जो भारत का विदेशी व्यापार है ना, उसका 95, जो हमारा टोटल विदेशी व्यापार है उसका 95% अपने आप में बहुत बड़ा परसेंटेज है। आज भी भारत का विदेशी व्यापार का 95% जो व्यापार हो रहा है वो समुद्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 28 था। नाउ अब क्योंकि समुद्रों द्वारा किया जा रहा है तो समुद्री पत्तन बनाने पड़ेंगे आपको। अगर समुद्र द्वारा व्यापार करना चाहते हो तो आप समुद्र पत्तन विकसित करोगे ना। आप कहोगे समुद्र पत्तन क्या होता है, तो समुद्र के किनारे बड़े बड़े डेवलपमेंट की जाती है ताकि कोई माल आए तो उसको आसानी से उतारा जा सके, उसे आसानी से चढ़ाया जा सके वगैरह वगैरह। तो उसे समुद्री पत्तन कहते हैं, जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है, बढ़िया तरीके से डेवलप किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 29 स्टार्ट होगा। प्रमुख समुद्री पत्तन, भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। सुना आपने, 12 बड़े समुद्री पत्तन है हमारे पास और 200 मध्यम और छोटे पत्तन है हमारे पास, भारत के पास। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। तो आपके पास जो फ़ोन है जिससे आप देख रहे हो, आपको पता चलेगा ना, तो आप बिलीव करोगे, थोड़ा गूगल पर सर्च मारोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में जो फ़ोन है, लैपटॉप है ना, वो मोस्टली समुद्र के रास्तों से ही भारत में आता है। मैंने कहा ना 95% व्यापार जो होता है ना भारत का, वो समुद्रों द्वारा किया जाता है। और हमारे पास 12 समुद्री पत्तन हैं बड़े बड़े और 200 जो है वो मध्यम और छोटे पत्तन हैं। ठीक है, 95% व्यापार, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कक्ष में कांडला
पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। सबसे पहला जो हमारा पत्तन था वो था कांडला, ठीक है, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारा पहला समुद्री पत्तन था वो कच्छ में विकसित किया गया था, गुजरात में, वो था कांडला। ये सबसे पहला समुद्री पत्तन था। कांडला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पत्तन है। तो ये आपको याद रखना है, इस पत्तन का नाम याद कर लेना, कच्छ में है कांडला, और इसको अब दीनदयाल पत्तन भी बोलते हैं। और ये सबसे पहला पत्तन था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। उसके बाद जब हमारा व्यापार बढ़ा तो हमने बहुत सारे पत्तन बना लिए, जैसे कि मुंबई सबसे बड़ा पत्तन है आज की डेट में। मुंबई जो है, मुंबई का जो समुद्री पत्तन है वो हमारा सबसे बड़ा समुद्री पत्तन है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है जवाहरलाल नेहरू पत्तन के लिए। उसके बाद आपको याद करना है कि लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार मागाओ पत्तन देश का संपूर्ण महत्वपूर्ण पत्तन है, जहां पर लौह अयस्क का आयात और निर्यात होता है। जहां पर लोहे से बनी हुई चीज है, लोहे अयस्क का आयात और निर्यात किया जाता है, उसके लिए जो हमने एक अलग समुद्री पत्तन बनाया वो था मार मागाओ पत्तन। ये महत्वपूर्ण पत्तन है क्योंकि यहां से लोह अयस्क वगैरह लाया जाता है और भेजा जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। तो ये मेन पत्तन के बारे में बताया गया। जैसे मैंने आपको बताया था 12 पत्तन हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था ना, तो मेन पत्तन के बारे में आपको बताया गया है कि कहाँ पे कौन सा पत्तन है। जैसे लोहे अयस्क के लिए मैंने आपको बताया मार मागाओ पत्तन, ऐसी कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पत्तन अभी आपने पढ़ा, सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन। तो ये 12 पत्तनों के नाम थोड़ा बहुत आप याद कर लेना। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास ना 12 मेन पत्तन है, तो आपको ऐसे याद नहीं होगा। या तो आप एक काम कीजिए, आप ये सोच लीजिए मुझे याद नहीं करना, ये कोई तरीका तो नहीं है। तो आप क्या कर लीजिए, एज ए टीचर मैं आपको समझा सकता हूँ, आप इन पत्तनों का ना नाम लिख लीजिए। एक पेज पर आप नाम लिख लीजिए कि भाई तमिलनाडु में है तूतीकोरन पत्तन, ठीक है, इतना याद करना है। चेन्नई में हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। कृत्रिम पत्तन मतलब जिसको पूरी तरह से हमने बनाया है, प्राकृतिक रूप से वहां कुछ भी नहीं था। तो चेन्नई में हमारे देश का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। वहीं पर जो विशाखापट्टनम है, स्थल से गिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। हमारा सबसे जो सुरक्षित पत्तन है वो है विशाखापट्टनम का पत्तन। उसके बाद उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन, एक और पत्तन आ गया पारादीप पत्तन, विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। अभी मैंने आपको बताया, ऊपर ही बताया था लौह अयस्क वाला, एक और आ गया लौह अयस्क वाला कि उड़ीसा में एक पारादीप पत्तन है जो कि लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता में एक अंतः स्थलीय नदीय पत्तन है, नदी से बना हुआ पत्तन, तो कोलकाता में भी एक पत्तन है नदीय पत्तन। उसके बाद ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव में से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना कोलकाता वाला, जो कोलकाता में आपने पढ़ा है कि यहाँ पे एक स्थलीय नदीय पत्तन है, नदी का बना हुआ पत्तन है। तो इसमें क्या होता है कि ज्वारीय पत्तन है ये, तो इसके कारण इसमें यहाँ पर बार बार क्या हो, तलछट यानी मिट्टी जमा हो जाती है और इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। तो एक हल्दिया एक और मिल गया आपको, हल्दिया पत्तन। तो ये सभी पत्तनों के नाम हैं जो मैंने आपको कहा था। देखिए आपको यही समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो 95% जो विदेशी व्यापार हो रहा है वो समुद्री पत्तन से हो रहा है। जैसे आप ये अपने चीज़ों को इंपॉर्टेंस समझो, पहले आप ये इंपॉर्टेंस समझो कि 95% व्यापार कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं होता, ये लाखों करोड़ों अरबों डॉलर का व्यापार है। तो इन व्यापार को करने के लिए हमें समुद्री पत्तन बनाने पड़ेंगे। तो हमने 12 मेन पत्तन बनाए जो बड़े बड़े हैं, इसके अलावा 200 छोटे मोटे पत्तन हमारे पास और भी है। तो इनमें मेन पत्तन आपको दिया गया है बुक में, तो कम से कम एटलीस्ट इनके नाम तो जरूर याद कर लेना। जैसे मैंने आपको कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारे स्वतंत्र हुए थे हम लोग, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला सबसे पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। एक पॉइंट तो ये बताया। दूसरा, कांडला जिसे अब दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पत्तन है। उसके बाद मैंने आपको बताया मुंबई सबसे बड़ा पत्तन है।
और मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, क्योंकि ताकि मुंबई के पत्तन पर ज़्यादा प्रेशर ना हो, तो एक दूसरा पत्तन हमने विकसित किया, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक है, ये भी पत्तन आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि लौह अयस्क के निर्यात के लिए हमने एक स्पेशल पत्तन बनाया, वो था मारमागाओ पत्तन। तो ये एक और पत्तन हमने बना दिया लौह अयस्क के लिए। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन जो कुद्रे मुख्य खानों से निकले हुए लौह अयस्क का निर्यात करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन भी है हमारे पास। फिर मैंने आपको बताया कि पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में स्थित पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन भी हमारे पास है। फिर मैंने आपको बताया कि चेन्नई का जो पत्तन है वो एक कृत्रिम पत्तन है, सबसे पुराना पत्तन है हमारा। विशाखापट्टनम का जो पत्तन है वो सबसे सुरक्षित पत्तन है हमारा। उड़ीसा में जो पारादीप पत्तन है ये लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में जो पत्तन है वो स्थलीय नदीय पत्तन है। और ये वाला पत्तन जो है ना कोलकाता वाला, ये ज्वारीय पत्तन होने के कारण यहाँ बार बार हुगली नदी के तलछट जमा होते हैं, जिसे बार बार साफ करना पड़ता है। और कोलकाता पत्तन के पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए, ज़्यादा प्रेशर को कम करने के लिए हमने एक और पत्तन विकसित किया जिसको हम हल्दिया पत्तन के नाम से जानते हैं। तो ये मेन पत्तन है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, और एक अच्छे बच्चे को कम से कम इन पत्तनों के नाम याद होने चाहिए कि कौन से पत्तन पे कहाँ पर स्थित है कौन सा पत्तन। और काफ़ी सारे पत्तन आपने पढ़ लिए और ये भी समझ लिया कि कौन सा पत्तन किस टाइप का व्यापार करता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कृत्रिम पत्तन कौन है, सबसे प्राचीन पत्तन कौन है, और आज़ादी के बाद पहला पत्तन कौन सा बना, लौह अयस्क वाले पत्तन कौन है, वगैरह वगैरह। ना इसके बाद आता है बच्चों वायु परिवहन। यहाँ से स्टार्ट होगा वायु परिवहन। अब हमने देखिए, आप अगर आपने ध्यान से वीडियो अब तक देखा है, आपने देखा कि हमने पहले स्थल परिवहन सारे पढ़ लिए, रोड वाले, पाइपलाइन वाले, रेलगाड़ी वाले। फिर मैंने आपको जल परिवहन बताया, जल परिवहन में आपके राष्ट्रीय जल मार्ग आया था, उसके बाद समुद्री पत्तन आए। अब आएगा आपका वायु परिवहन। आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था वायु परिवहन दो थे ना, एक देश के अंदर वाले और एक अंतर्राष्ट्रीय वाले। तो ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये पॉइंट नंबर आप डाल लेना, एक मिनट में पॉइंट देख लें तो आपके लिए कौन सा है। समुद्री पत्तन का जो टॉपिक था वो बहुत बड़ा टॉपिक था, ये पॉइंट 29 था। 29 था आपका समुद्री पत्तन। अब ये जो टॉपिक है वायु परिवहन, ये आपका पॉइंट नंबर 30 होगा। तो पॉइंट नंबर 30 आप लिख लीजिए और लिखिए वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। देखिए, अगर आपको बहुत जल्दी कहीं पे जाना है तो सीधी सी बात है वायु मार्ग से जाओगे। आरामदेह चाहते हो, अब या पहाड़ों पे आप चढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको, आप हेलीकॉप्टर बुक कर लो, तुरंत पहुंच जाओगे आप 10 मिनट में। आप में से जो गए होंगे, पहाड़ों पे गए होंगे और हेलीकॉप्टर पर गए होंगे, उन्हें पता होगा। तो अगर आप तीव्र जाना चाहते हो, आरामदायक रूप से जाना चाहते हो और प्रतिष्ठित परिवहन, मतलब प्रतिष्ठित का मतलब है आप गए हो, आप सोशल मीडिया पे भी दिखाते हो कि आप इस चीज़ से गए हो, तो प्रतिष्ठा है कि भाई आप प्रतिष्ठित परिवहन से गए हो। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। कोई टेंशन ही नहीं, आप हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बैठो, चाहे समुद्र आ जाए या घने जंगल आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, आप आराम से पार कर लोगे। तो वायु परिवहन का इंट्रोडक्शन, अगर आपको तीव्रतम जाना हो, आरामदायक जाना हो या प्रतिष्ठित रूप से परिवहन करना हो तो आप कौन सा परिवहन चुनोगे? वायु परिवहन। मैं अपनी बात करता हूं, अभी मैं 2 साल पहले ही केदारनाथ गया था, है ना। तो केदारनाथ जाने के लिए कई ऑप्शन थे, आप पैदल चलो या वहाँ पे जानवर होते हैं उनके साथ आप चले जाओ, या हमने, क्योंकि हम नहीं चल पाते इतना हमें पता था, तो हमने अपने लिए हेलीकॉप्टर बुक किया और हम लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ चले गए। तो हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने में 10 मिनट लगा, मैं इवन 10 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं आपको, उससे पहले हम केदारनाथ पहुँच गए। जबकि अगर आप पहाड़ी पे चढ़ के जाओगे तो आपको 12 घंटे या उससे ऊपर भी लग सकता है, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये आरामदायक है, तीव्रतम है और प्रतिष्ठित परिवहन है। इसके द्वारा बहुत ज़्यादा दुर्गम रास्ते, ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल, लंबे समुद्र रास्ते, इनको आसानी से पार कर सकते हो। तो ये वायु परिवहन का इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ अब ये आपका पॉइंट नंबर 31 होगा। पॉइंट नंबर 31 लिख लेना आप। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर, अगर आप कोई जाओगे आप केदारनाथ की तरफ, आपको मिल जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी का भी नाम है, ये कंपनी लिमिटेड है पवन हंस कंपनी लिमिटेड। ये हेलीकॉप्टर का संचालन करती है, हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, ठीक है।
तो ये आपका पॉइंट नंबर 31 था, जिसमें आपको दो बातें बताई कि सबसे पहले वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1953 में। याद रखोगे, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1953 में। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। और सबसे पहला परिवहन हमारा एयर इंडिया था, आपको पता होगा शायद। तो एयर इंडिया जो पहले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। अब हालांकि बहुत सारी घरेलू सेवाएं प्रदान करने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं, बट पहले एयर इंडिया ही हमारे पास था, इकलौता। उसके अलावा मैंने आपको हेलीकॉप्टर के लिए बताया पवन हंस। हालांकि आज की डेट में भी हेलीकॉप्टर की बहुत सारी कंपनी है, बट ये शायद अभी बुक में नहीं आया। नई लेटेस्ट बुक छपेगी 5-6 साल 10 साल बाद, तो शायद उसमें आ जाए। बट पहले जो था वो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो था, वो हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती थी। अकेला ऐसा था कंपनी है, लेकिन अब बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है। तो पवन हंस कंपनी लिमिटेड याद रखोगे आप, ये हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ये पॉइंट नंबर 31 था। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 32, संचार सेवाएं। यहां पर पॉइंट नंबर 32 स्टार्ट होगा, संचार सेवाएं। ठीक है, जब से मानव पृथ्वी पर अवतारित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अब मैं बैठे बैठे अमेरिका में ईमेल भेज सकता हूं, मैं बैठे बैठे फ्रांस में ईमेल भेज सकता हूं, वहां पर अपनी सूचना पहुंचा सकता हूं। इसके बारे में चैप्टर में आपको वीडियो बता चुका हूं। तो संचार का माध्यम, निजी दूर संचार तथा जन संचार में, अब जो संचार सेवाओं में क्या क्या आता है, तो एक तो आता है निजी दूर संचार, दूसरा आता है जन संचार। तो जन संचार और निजी दूर संचार में दूरदर्शन आता है, रेडियो आता है, समाचार पत्र आता है, प्रेस तथा सिनेमा आता है। देश के प्रमुख संचार साधन है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रमुख संचार साधन, भारत के प्रमुख संचार साधनों के नाम बताइए, तो आप क्या क्या बताओगे, दूरदर्शन बताओगे। एक नाम दूरदर्शन याद कर लेना, दूसरा रेडियो याद कर लेना, तीसरा समाचार पत्र, बहुत सारे न्यूज़पेपर छपते हैं, प्रेस तथा सिनेमा, आपको पता ही है बहुत सारे जो अब डिजिटल प्रेस है हमारे पास, और सिनेमा है। ये सभी हमारे संचार के माध्यम हैं। अब इन संचार माध्यमों से एक संचार माध्यम जो खास है, वो है भारत का डाक संचार तंत्र, जो सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है। तो इसके बारे में स्पेशल क्वेश्चन आता है। तो पॉइंट नंबर 32 तो ये हो गया कि हमारे पे संचार साधन कौन कौन से हैं। एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ, एक बार मैं इन सबको हटा देता हूँ, थोड़ा और क्लीन करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बच्चों, अगर आपके पेपर में ये आए कि भारत में संचार साधन कौन कौन से हैं, तो संचार साधनों के आपको नाम बताने हैं। इसमें दूरदर्शन बताना है आपको, रेडियो बताना है, समाचार पत्र बताना है, प्रेस और सिनेमा बताना है। ये सब हमारे संचार साधन हैं। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, भारत का डाक संचार तंत्र, जो स्पेशल है क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 33 आप हेडिंग डालोगे बच्चों, भारत का डाक संचार तंत्र। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है, सबसे बड़ा डाक संचार तंत्र है हमारा। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। क्लियर हो गया? ये क्या क्या करता है? हमारा जो भारत का डाक संचार तंत्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डाक तंत्र है। और ये क्या क्या करता है? ये पार्सल, निजी पत्र और तार आदि को संचालित करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अच्छा, अगर डाक संचार तंत्र की बात करें तो दो प्रकार की श्रेणी में बटा हुआ डाक तंत्र। ठीक है, ये बहुत कम बच्चों को पता है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, क्योंकि इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में हर कोई पढ़ता नहीं और पढ़ना चाहता नहीं और पढ़ाना चाहता नहीं कोई। और इसलिए मेरे वीडियो थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि मैं डेप्थ में चाहता हूँ और कम से कम इतना तो पता हो जितना बुक में है। कम से कम बुक में जितना होती तो पूरी जानकारी होनी चाहिए ना, मैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। बट आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का डाक संचार तंत्र। तो भारत का जो डाक संचार तंत्र है उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है पहली श्रेणी की डाक। पहली श्रेणी की डाक में क्या आता है? तो डाक व लिफाफा बंद चिट्ठी। डाक व लिफाफा बंद चिट्ठी जो होती है वो पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। क्लियर हो गया? मैंने आपको बताया कि भारत का डाक संचार तंत्र दो प्रकार की श्रेणी होती है। इसमें पहली श्रेणी में आता है डाक कार्ड व लिफाफा बंद जो चिट्ठी होती है। कार्ड व लिफाफा बंद जो चिट्ठी होती है वो पहली श्रेणी का डाक होता है और ऐसे विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर आपको कि दूसरी श्रेणी के डाक में क्या आता है?
तो दूसरी श्रेणी के डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्ड और लिफाफा बंद चिट्ठी तो हम वायुयान द्वारा पहुंचाते हैं, क्योंकि ये पहली श्रेणी के डाक है। और जो दूसरे श्रेणी के डाक है जिसमें रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन वगैरह आती हैं, इनको या तो रोड द्वारा पहुंचाया जाता है या इनको जल परिवहन द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि भारतीय डाक तंत्र के अंदर दो श्रेणी के डाक आते हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में कार्ड आता है, लिफाफा बंद आता है, जो वायुयान द्वारा पहुंचाया जाता है। और दूसरे श्रेणी में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन आती है, जो जल परिवहन या फिर रोड द्वारा पहुंचाया जाता है। उसके बाद 6 डाक मार्ग है हमारे पास। पूरे इंडिया को 6 डाक मार्ग में बांटा गया है। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, तो अलग से हेडिंग डाल लेना आप, ये मैं लिख लेता हूँ आपका 34। एक काम करना, ये तो 33 था ना, ये पहली डाक जो श्रेणी है इसको आप लिख लेना 34। पहली डाक श्रेणी 34, दूसरी डाक श्रेणी ये आपका 35 हो जाएगा। उसके बाद 36 लिख लेना है आप, ये पॉइंट नंबर 36 होगा आपका। 6 डाक मार्ग है, राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, 3 तो ये हो गए। उसके बाद आपका आता है व्यापार चैनल, 4 हो गए। व्यापार चैनल, बिजनेस चैनल, भारी चैनल 5 हो गए, और दस्तावेज चैनल। ठीक है, तो 6 चैनल है डाक में। डाक सेवाओं को 6 चैनल में बांटा गया है, यानी 6 मार्गों में बांटा गया है। जैसे रोड बटे हुए थे ना, जैसे आपने देखा जल मार्ग बटा हुआ था, वायुयान भी बटे होते हैं, ऐसे ही डाक सेवा को भी 6 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें एक को राजधानी मार्ग कहते हैं, एक को मेट्रो चैनल कहते हैं, एक को ग्रीन चैनल कहते हैं, 3 तो यही मिल गए, और 3 ये रहा। एक को व्यापार चैनल कहते हैं, एक को भारी चैनल कहते हैं, एक को दस्तावेज चैनल कहते हैं। ये 6 मार्ग हैं डाक सेवाओं के। क्लियर हो गया? ये पॉइंट नंबर 36 था। नाउ पॉइंट नंबर 37, दूर संचार तंत्र में क्या आता है और दूर संचार तंत्र होता क्या है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाषा सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। दूर संचार तंत्र का मतलब है जहां मैं अपनी बात बहुत दूर तक बता सकूं। जैसे अगर मैं दिल्ली में हूं और मैं फोन करना चाहता हूं मुंबई के किसी गांव में, तो मैं तभी तो कॉल कर पाऊंगा जब वहां पे एसटीडी सेवा उपलब्ध हो। एसटीडी सेवा होगी तभी मैं कॉल कर सकता हूं। हालांकि आजकल एसटीडी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मोबाइल आ गया, तो मोबाइल से ही बात हो जाती है। लेकिन क्योंकि बुक छपी हुई बहुत साल पहले की, तो पहले एसटीडी सिस्टम होता था जिसके द्वारा कॉल किए जाते थे। तो दूर संचार तंत्र में आता है एसटीडी। तो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि पूरा इंडिया को जोड़ा जाए और हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंचाया जाए। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मान लो कहीं पे बाढ़ आ रहा है, सुनामी आ गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो कम से कम इन्फॉर्मेशन तो आ जाएगी ना। पहले तो ऐसा होता था, कुछ दिक्कत हो गई तो 6-6 महीने वो एरिया भारत से दूर रहता था, कट ही जाता था वो एरिया, वहाँ की सूचना ना आती थी, वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, एसटीडी सेवा है। तो भारत सरकार कोशिश करी है कि 24 घंटे एसटीडी सेवा हर जगह उपलब्ध हो। नाउ अगला आता है पॉइंट नंबर 38, जनसंचार क्या था। वो तो दूर संचार था, दूर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दूर संचार। अब ये जनसंचार, तो नाम ही है जनसंचार, लोगों के लिए संचार। मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूकता करता है। इसमें क्या क्या आता है, जनसंचार में क्या क्या आता है, तो रेडियो आता है, दूरदर्शन आता है, समाचार पत्र आता है, पत्रिकाएं आती हैं, किताबें आते हैं, चलचित्र आते हैं, मैगजीन वगैरह। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। ऑल इंडिया रेडियो आपने सुना होगा। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है। तो जनसंचार, अगर आपसे पूछा जाए भाई जनसंचार में क्या क्या आता है, तो जनसंचार में बेसिकली वो आता है जो मानव को मनोरंजन दे। और मनोरंजन किन चीज़ों से मिलेगी, तो रेडियो से मिलेगा, दूरदर्शन से मिलेगा, समाचार पत्र से मिलेगा, पत्रिकाओं से मिलेगा, किताबों से मिलेगा, चलचित्र से मिलेगा। अब आपको होगा इसमें मोबाइल गेम नहीं है, क्योंकि हमें तो मज़ा मोबाइल गेम आता है, तो बच्चों को बाद में आ जाएगा, आप टेंशन ना लो,
आपका ध्यान रखा जाएगा। बेफिलहाल अगर जनसंचार में अगर पूछा जाए जनसंचार में क्या क्या है, अगर क्वेश्चन में क्या जाए कि जनसंचार में क्या क्या आता है, तो जनसंचार में आता है जो मानव को मनोरंजन दे, जो मजा दे। तो मजा रेडियो से मिल रहा है, दूरदर्शन, समाचार पत्रिकाएं, किताबें। क्या बात, किताबें किताबें हटा दूं, इसमें कहाँ मजा है सर जी? चलो ऐड कर लेना थोड़ा, क्योंकि बुक में दिया हुआ है। किताबों से भी मजा है, पढ़ने वाले बच्चों को किताबों से भी बहुत मजा आता है। चलचित्र, मैगजीन वगैरह जो होती है वो जनसंचार में आता है। यहां पर मैं एक बात कहूंगा, आकाशवाणी, अगर आपने नहीं सुना तो याद कर लेना। आकाशवाणी जो होता है रेडियो का बहुत बड़ा है ये। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो बोलते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय भाषा में भी देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों और व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। और दूरदर्शन हमारे देश का अपना राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है। दूरदर्शन पर आप कभी देखोगे ना, तो वहां पे आपको चिल्लाते हुए नहीं दिखेंगे, वहां प्रॉपर न्यूज बताते हैं, जो देश के मेन मेन न्यूज हैं वो यहाँ पर बताए जाते हैं। तो ये थे हमारे जनसंचार के बारे में, ठीक है ना। अगले पेज पे आ जाते हैं। अब अगले पेज पे ये खास पॉइंट है कि समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होती है। जी हमारे यहाँ समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में और बोलियों में प्रकाशित होती है, जो बहुत बड़ी बात है। सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है, उसके बाद अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, भारत के अंदर 100 से अधिक भाषाओं में समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर छापी जाती है। सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर छापी जाती है हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश, फिर उर्दू, ठीक है। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। चलचित्र आप समझ सकते हो, जैसे मैगजीन वगैरह होती है, उसे आप समझ सकते हो। तो चलचित्र सबसे ज्यादा छापी जाती है भारत में। उसके बाद भारत व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को दिया गया है। अब कोई भी फिल्म मान लीजिए KGF 1, KGF 2, सबने सुना है, बाहुबली 1, बाहुबली 2, इनको अप्रूव कौन करता है कि ये मूवी सही है, लोगों को दिखाया जा सकता है। तो ये अप्रूव करने के लिए हमने एक बोर्ड बना रखा है, उस बोर्ड का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वो संस्था है जो मूवी को अप्रूव करती है कि लोगों के लिए ठीक है, इन्हें देखने दिया जाए। तो कौन कौन से मैंने यहाँ पे स्पेशल पॉइंट बनाए, आप इसे अलग से पॉइंट बना कर लिख लेना। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो पेपर में आ जाते हैं। भारत में 100 से अधिक भाषाओं में समाचार पत्र छपता है, एक मैंने आपको ये बताया। सबसे ज्यादा समाचार पत्र हिंदी में छपता है, उसके बाद अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू। भारत विश्व में सबसे ज्यादा चलचित्र छापने वाला देश है। भारत के जितने भी फिल्म होते हैं या विदेशी जितने भी फिल्म जो भारत में आते हैं, उनको अप्रूव करने के लिए हमने एक बोर्ड बना रखा है, उस बोर्ड का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्लियर है सारी बातें, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ये देखते हैं कौन सा पॉइंट है, ये सब इसी के अंदर आएंगे। ये 36 पॉइंट आपने लिखा था ना, जो 36 पॉइंट लिखा था आपने, सॉरी ये कौन सा पॉइंट था, शायद 36 था, पता नहीं, भूल गया, एक मिनट बेटा, सॉरी 38 तो यही था, 38 तो ये था, ये 38 पॉइंट था ना जनसंचार, इसी में सारे पॉइंट को आप लिख लेना, ठीक है। जनसंचार में सारी चीजें, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रिकाएं, किताबें, चलचित्र, एक तो ये पॉइंट बन जाएगा। आकाशवाणी के बारे में लिख देना, कौन क्या करता है ये, दूरदर्शन क्या करता है, ये सब जनसंचार के अंदर आते हैं। न्यूज़पेपर 100 से ज़्यादा भाषाओं में छपती है, ये भी जनसंचार है। और समाचार पत्र सबसे ज़्यादा हिंदी में छपता है, उसके बाद अंग्रेजी, उर्दू, सबसे ज़्यादा चलचित्र छपते हैं, फिल्म के लिए अलग बोर्ड है। तो ये सब जनसंचार के अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। 38 पॉइंट हो गए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 39, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो पॉइंट नंबर 39 लिखिए, पॉइंट नंबर 39 आ गया। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के मध्य बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। व्यापार क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान। भाई मुझे एक कार चाहिए, बहुत बड़ी कार चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, तो मैं खरीदने जाऊंगा ना, तो खरीदने जब जाऊंगा तो वो जहां से मैं खरीदूंगा वो उस कार को बनाएंगे तभी तो मुझे देंगे ना। तो वस्तुओं का जो आदान प्रदान हो रहा है इसको व्यापार कहते हैं, ठीक है। नाउ अब पॉइंट नंबर 39 समझ में आ गया कि राज्यों और देशों के में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसे व्यापार कहते हैं। अगर ये व्यापार दो देशों के मध्य होता है तो उस व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, फिर समझना चाहोगे? दो देशों के बीच होने वाला व्यापार। मान लीजिए भारत ने
कोई वस्तु बेचा अमेरिका को, ठीक है, और अमेरिका ने कोई वस्तु बेचा भारत को, तो दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और ये हमारा पॉइंट नंबर 40 हो गया। पहले मैंने आपको व्यापार समझाया, दो व्यक्तियों या दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच होने वाले जो वस्तुओं का आदान प्रदान है उसको व्यापार कहते हैं। दो देशों के बीच अगर ये आदान प्रदान हो रहा है तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और अगर दो राज्यों के बीच हो रहा है, अगर स्थानीय व्यापारी ऐसा कर रहे हैं तो उसे राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 41 आ जाएगा। स्थानीय व्यापार का मतलब होता है शहरों, कस्बों और गांवों में होता है। तो जो व्यापार शहरों में, कस्बों में और गांव में हो रहा है उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। और दो राज्यों के बीच जो व्यापार होता है उसे हम राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं, यानी पॉइंट नंबर 42। यहाँ पे 2 पॉइंट थे बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। पॉइंट नंबर 41 स्थानीय व्यापार है, पॉइंट नंबर 42 राज्य स्तरीय व्यापार। मैं दोबारा बताता हूँ। व्यापार का मतलब पता लग गया, दो व्यक्तियों, दो राज्यों या दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। अगर यह व्यापार दो देशों के बीच हो रहा है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अगर यह व्यापार शहरों में, कस्बों में, गांव में हो रहा है तो स्थानीय व्यापार, अगर यह व्यापार दो राज्यों के बीच हो रहा है, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो व्यापार होता है उसे राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं। आपको तो राज्यों के बीच देखो ना, मान लो दिल्ली है, अब दिल्ली के पास इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे राज्यों से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदे ना, गेहूं वगैरह, तो दो राज्यों के बीच व्यापार हो रहा है, इसे राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं अनुकूल व्यापार क्या होता है और संतुलित व्यापार क्या होता है। तो ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, पहले हम समझते हैं आयात और निर्यात। पहले ये दो चीजें समझ लीजिए, आयात और निर्यात, क्योंकि जब तक ये दो वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप संतुलित व्यापार नहीं समझ पाओगे या अनुकूल व्यापार नहीं समझ पाओगे। आयात निर्यात क्या होता है समझिए। जब हम अपना कोई वस्तु दूसरे देश को बेचते हैं, अपना वस्तु किसी दूसरे देश को बेचते हैं, तो हमने बेचा है, इसको बोलते हैं निर्यात। ठीक है, और जब हम किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं आयात। ठीक है, ये आयात है। पहले आयात निर्यात क्लियर होना चाहिए। हमने अपना सामान किसी को बेचा है तो निर्यात, अगर हमने किसी से सामान खरीदा है तो आयात। मैंने लैपटॉप खरीदा और ये लैपटॉप जापान में बना हुआ है, तो जापान से मंगवाया गया लैपटॉप है ये, तो इसको बोलेंगे आयात। ठीक है, भारत की बहुत सारी लकड़ी जो होती है, लकड़ी से बनी हुई चीज होती है, वो जापान खरीदता है, तो जापान जो खरीद रहा है वो मेरे लिए निर्यात है। ठीक है, तो एक देश के लिए फायदा कब होगा, जब वो चीजों को बेचे। खरीदने में नुकसान होगा लेकिन बेचने में ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, अगर ये ज्यादा है, ये बड़ा है, हमने निर्यात ज्यादा किया है, हमने ज्यादा माल बेचा है, तो उसे अनुकूल व्यापार कहेंगे, उसे बिल्कुल बढ़िया व्यापार कहेंगे। जैसे अमेरिका वगैरह का है, अमेरिका वगैरह क्या करती है, बहुत सारी चीजें दूसरे देशों को बेचती है और बहुत कम चीजें दूसरे देशों से खरीदती है, तो उसको बोलेंगे अनुकूल व्यापार। ठीक है, अनुकूल व्यापार क्या होता है, जहां पर निर्यात जो हो वो ज्यादा हो और आयात जो हो वो कम हो, उसे बोलते हैं अनुकूल व्यापार। निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात संतुलित व्यापार कहलाता है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अनुकूल व्यापार या संतुलित व्यापार क्लियर हो गया क्या होता है। जब निर्यात ज्यादा हो, अब ऐसे समझ लो, निर्यात ज्यादा हो और आयात बहुत कम हो, तो उसे बोलते हैं संतुलित व्यापार या फिर अनुकूल व्यापार, क्योंकि इसमें हमें फायदा है। हमने ज्यादा सामान बेचा है तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, हमने बहुत कम सामान खरीदा है तो हमें बहुत कम पैसा देना पड़ेगा। तो अनुकूल व्यापार समझ में आ गया, संतुलित व्यापार समझ में आ गया, जब निर्यात ज्यादा हो और आयात कम हो। ये डायग्राम याद रखो ना, मैंने सर्कल बना दिया, इसमें बड़ा सर्कल बनाया, निर्यात के लिए मैं बड़ा सर्कल बना रहा हूं, आपको याद रहेगा। निर्यात ज्यादा हो, देखो ऐसे याद रखो, निर्यात ज्यादा हो, बहुत बड़ा सर्कल बना दिया, और आयात कम हो, छोटा सा सर्कल, तो उसे बोलते हैं संतुलित व्यापार और अनुकूल व्यापार। और इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो तो क्या बोलोगे, उसे बोलोगे प्रतिकूल व्यापार। वो हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, अनुकूल व्यापार क्लियर हो गया, अनुकूल व्यापार समझ में आ गया आपको। अनुकूल व्यापार कोई पूछेगा बता दोगे आपको,
अनुकूल व्यापार क्या होता है? जहां पर निर्यात ज्यादा हो और आयात कम हो। और एक होता है प्रतिकूल व्यापार या असंतुलित व्यापार। तो जहां पर उल्टा कर दो, जहां पर आयात ज्यादा हो जाएगा और निर्यात कम हो जाएगा, उसे बोलेंगे असंतुलित व्यापार। क्लियर हो गया? दोबारा समझा दूं? चलिए अब ऐसा समझ लीजिए। देखिए, ये है निर्यात और ये है आयात। तो जब निर्यात ज्यादा हो और आयात कम हो तो इसको बोलते हैं अनुकूल व्यापार या संतुलित व्यापार। ठीक है? और जहां पर आयात तो ज्यादा कर रहे हो लेकिन निर्यात कम कर रहे हो तो इसे बोलते हैं असंतुलित व्यापार। आप गलत कर रहे हो, निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा मंगवा रहे हैं, तो ये असंतुलित व्यापार कहलाता है। तो एक आपको अनुकूल व्यापार याद करना है, जो पॉइंट नंबर आपका 43 हो जाएगा ये, और एक असंतुलित व्यापार याद करना है जो पॉइंट नंबर 44 हो जाएगा। ठीक है? 44 पॉइंट हो गए। तो अनुकूल व्यापार निर्यात ज्यादा होना चाहिए, असंतुलित व्यापार आयात ज्यादा होना चाहिए। ठीक है? नाउ, भारत में निर्यात होने वाली वस्तुएं, यानी भारत कौन सी चीजों को ज्यादा निर्यात करता है, भारत कौन सी चीजें ज्यादा बेचता है? तो इसमें है रत्न व जवाहरात, रसायन केमिकल एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद। ये वो उत्पाद हैं हम ज्यादा बेचते हैं। तो पॉइंट नंबर 45, अगर पेपर में पूछे कि भारत किन चीजों का निर्यात करता है, तो भारत निर्यात करता है रत्न व जवाहरात, ज्वेलरी वगैरह, रसायन केमिकल, केमिकल से बनी हुई चीजें, और कृषि, और कृषि पर जो चीजें जो कृषि से एग्रीकल्चर रिलेटेड होती है उन चीजों का हम निर्यात करते हैं। पॉइंट नंबर 46 हो जाएगा ये आपका। पॉइंट नंबर 46, भारत में आयात यानी हम कौन कौन चीजें मंगवाते हैं, आयात कौन कौन चीजें करते हैं? तो पेट्रोल आयात करते हैं, उसके अलावा रत्न व जवाहरात भी आयात करते हैं, आधार धातुएं भी आयात करते हैं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं जो हम लोग दूसरे देशों से मंगवाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आयातित वस्तुएं कौन कौन सी है? मोस्टली तो हम लोग कच्चा पेट्रोल मंगवाते हैं, इसके अलावा रत्न वगैरह भी मंगवाते हैं, आधार वस्तुएं, मशीन, कृषि से संबंधित चीजें होती हैं, ये सब चीजें हम दूसरे देश से आयात करते हैं। नाउ 47, आजकल पर्यटन जो है बहुत तेजी से विकसित कर रहा है। जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो दुनिया देखना चाहता है, वो वर्ल्ड घूमना चाहता है, तो वो पैसा खर्च करता है घूमने पे। तो पर्यटन एक व्यापार के रूप में विकसित हो रहा है। तो चलिए पर्यटन के बारे में मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रशय देता है। देखिए, पर्यटन क्या करता है? राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रीय एकता को कैसे? कि आप दिल्ली में रह रहे हो, आप गुजरात घूमने जा रहे हो, तो आपको गुजरात के कल्चर के बारे में पता चलेगा, तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी ना। समझ रहे हो? तो जब लोग ज़्यादा घूमेंगे तो वो दूसरी जगहों के कल्चर को समझ पाएंगे, तो इससे राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है। और स्थानीय जो हस्तकला है उसको और संस्कृति है उसका उद्यम हो पाता है, वो भी तेजी से विकसित कर पाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें अपनी संस्कृति के बारे में, विरासत के बारे में जानने को मिलता है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, परी पर्यटन, इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। अब देखते हो विदेशी जो लोग होते हैं वो आते हैं। तो विदेशी पर्यटक क्या करते हैं? मोस्टली लाल किला घूमने जाते हैं। कोई आप देखोगे मॉल वगैरह में आपको नहीं मिलेगा विदेशी पर्यटक। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ खुद ही बहुत सारे मॉल है, वो क्यों आएंगे इंडिया में मॉल घूमने? तो वो जाते हैं लाल किला वगैरह, कुतुब मीनार देखने जाएंगे। आप बड़े बड़े हमारे पे मंदिर हैं, केदारनाथ वगैरह पे जाओगे आपको बहुत सारे पर्यटक मिल जाएंगे। हमारे पे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, सूर्य मंदिर है, वहाँ पे आपको बहुत सारे पर्यटक मिल जाएंगे। तो ऐसे जगहों पे आते हैं क्योंकि वो विरासत को जानना चाहते हैं, वो रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन करना चाहते हैं, चिकित्सक पर्यटन या व्यापारिक पर्यटन के लिए वो लोग आते हैं। तो ये पर्यटन के बारे में बेसिक पॉइंट याद कर लेना। कौन कौन से पॉइंट बताया मैंने आपको? पर्यटन जो होता है वो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है और स्थानीय हस्तकला व संस्कृति उद्यम को मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें संस्कृति को, विरासत की समझ को विकसित करने में सहायक होता है। इसके अलावा अगर विदेशी पर्यटक की बात करें तो वो भारत में क्यों आते हैं? तो विरासत पर्यटन बनकर या इको टूरिज्म बनकर या रोमांचकारी पर्यटन के रूप में या सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में या चिकित्सा पर्यटन, हमारे चिकित्सा क्षेत्र को देखने के लिए, या व्यापारिक पर्यटन के रूप में भी वो आते हैं। ठीक है? तो ये पर्यटन के बारे में आप बेसिक बातें याद कर लेना। इसमें दिखाया गया कि कभी इंडिया जो था वो वर्ल्ड में 4th नंबर पे था हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में। आप देख सकते हो इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया, कि इंडिया बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप
घूम सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, बट अभी जो फोर्थ प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैं आपको अभ्यास के प्रश्न कराने वाला हूँ, तो वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा और आप खुद देखोगे कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, क्योंकि आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो इन सभी क्वेश्चन आंसर, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उन सभी का आंसर आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है। मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, और नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो नाम से ही आ जाता है पूर्वी और पश्चिम गलियारे, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। तो सिलचर तथा पोरबंदर ये असम, और जो गुजरात हमने आपको बताया था वो वाला आंसर था। तो ये वाला आपका आंसर होगा, इस पे आपको टिक करना है, ठीक है। नाउ निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतर हानियों तथा देरी को घटाता है? देखिए, वहनांतर यानी वहन करने वाला अंतर। तो वहन करना किस में आसान होगा? रेल परिवहन में, सड़क परिवहन में, पाइपलाइन में, या जल परिवहन में? तो वहन करना सबसे आसान होता है पाइपलाइन में, क्योंकि आप बैठे बैठे उसको कहीं भी भेज सकते हो, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है। तो पाइपलाइन जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। निम्न में कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश तो जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, गुजरात भी जुड़ा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो इनमें से नहीं जुड़ा हुआ। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, तो ये वाला आंसर होगा महाराष्ट्र, आपको टिक करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? याद कीजिए, मैंने आपको कहा था पूर्ण सुरक्षित पत्तन जो है वो विशाखापट्टनम है। आपको ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूर्ण सुरक्षित पत्तन जो है वो विशाखापट्टनम है। तो डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या सड़क परिवहन? तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा परिवहन होता है वो होता है सड़क परिवहन। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सस्ता होता है और आसानी से आपके घर तक पहुंचता है। तो सड़क परिवहन ये आपका आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो याद कीजिए, दो या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे टिक कर सकते हैं। तो आप खुद भी समझ रहे होंगे ये बात कि जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा होगा शुरू से एंड तक, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी एमसीक्यू हो, डिस्क्रिप्टिव हो, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, वो हर क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन के 3 गुण मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बनाया था। ये ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में बनाया जा सकता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जा सकता है, ये हर जगह बनाया जा सकता है, ये सस्ता होता है, कम व्यक्ति और कम माल ढोने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ सड़क परिवहन के, मैंने आपको बताए थे बहुत सारे गुण, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, आप इनमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट लिख देना। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है? तो रेल परिवहन सबसे अधिक सुविधाजनक परिवहन है समतल मैदानी क्षेत्रों में। याद कीजिए, मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ फिर शेयर कर देता हूं। पहले आपसे पूछा गया है कि रेल परिवहन कहां पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है? तो रेल परिवहन सबसे अधिक सुविधाजनक परिवहन है समतल भूमि यानी उत्तरी मैदान में। फिर पूछ रहा है क्यों उत्तरी मैदान में, क्यों? तो मैंने आपको रीजन बताया था, समतल भूमि है, कृषि है, सघन जनसंख्या है। तो फिर से मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं, आप देख लीजिए, ये सारे पॉइंट आपको लिखने, ये सब मैंने आपको समझाया था जब मैंने चैप्टर कराया था। सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। हालांकि मैंने आपको सीमांत सड़कों के बारे में बताया था कि भारत की सीमा पर बनाए जाते हैं, और उसके लिए संगठन बताया था कि कौन सीमांत संगठन है जो सीमांत सड़कें बनाता है। फिर भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो मैं इसके लिए आपको स्पेशल आंसर दे देता हूँ। सीमांत सड़कें का महत्व क्या है, तो आप इन पॉइंटों को लिख सकते हो। सीमांत सड़कों के विकास के कारण दुर्गम और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ी है, जिससे इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायक मिला है। यानी सीमांत सड़क बनने से हम ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में भी जा सकते हैं और आर्थिक क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे दूर दराज भागों में सीमा सड़क मार्ग बनाए गए हैं।
ये सड़क मार्ग सीमावर्ती क्षेत्रों का देश के आंतरिक भागों से जोड़ता है। यानी जो सीमा सड़कें बनी हैं वो जुड़े हुए हैं भारत के आंतरिक सड़कों से। तो ये देश को जोड़ने का भी काम करता है कि जो हमारे जो प्रशासनिक भाग है उसको ये जो बाउंड्री हमारी उससे जोड़ता है। भारत के अधिकांश सीमांत सड़क मार्ग उन क्षेत्रों में है जहां जलवायु दशाएं अत्यंत खराब है तथा धरातल अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी तथा मरुस्थलीय हैं। तो इन क्षेत्रों में बनाए जाने से फ़ायदा ये हुआ है कि कल को अगर कोई दिक्कत हो जाती है किसी पड़ोसी देश से तो हमारी सेना या हमारे ट्रक या हमारे रेलवे हम तुरंत वहाँ पर पहुँच सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं, जो आप न्यूज़ वगैरह में सुनते भी होंगे। तो सीमांत सड़कों का अगर महत्व आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको बाद में लिख लेना, ये सारे पॉइंट लिख सकते हो आप। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ आपके लिए। सॉरी बच्चों, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ आपके लिए। व्यापार से क्या समझते हैं, दो व्यक्तियों, दो राज्यों या दो देशों के बीच जो जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उसे व्यापार कहते हैं। और स्थानीय व्यापार बताया था जो गांव कस्बे में होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो दो देशों के बीच होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, ये सारा मैंने आपको बताया था, ये पूरा ही आंसर आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर भी वीडियो में मिल गया, इसका भी आंसर मिल गया, इसका भी आंसर मिल गया, इसका भी काफ़ी हद तक आंसर हमारे पता था, बट फिर मैंने आपको अलग से पार्ट दे दिया कि चलो पता होना चाहिए। तो अब तक सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो से ही मिल गया ना। यही तो मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को बताइए, जिससे उनका सब कुछ कवर हो जाएगा। बार बार 36 चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो देखिए, काम खत्म। लाओ, थर्ड क्वेश्चन है कि आपको 120 शब्दों में आंसर देना है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको परिवहन और संचार के साधन के लाभ बताने हैं कि ये जीवन रेखा क्यों होती है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो मैं इसके लिए आपको अलग से आंसर बता देता हूँ, इन सभी पॉइंटों को आप लिख के आना। ठीक है, पहला पॉइंट, परिवहन के उन्नत साधनों द्वारा कच्चे माल को कारखानों तक और कारखानों से तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाया जाना आसान है। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया। अगर परिवहन के उन्नत साधन होंगे तो इससे कच्चे माल को हम कारखानों तक और कारखानों से तैयार माल को बाजार तक आसानी से पहुंचा पाएंगे। तो पहला फायदा तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, जलमार्गों द्वारा भारी सामान आवश्यक स्थानों पर कम खर्चे पर पहुंचाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था जलमार्ग के फायदे, कि भारी सामानों को आप आसानी से कम खर्चे पर पहुंचा सकते हो। रेलवे द्वारा दूर तक यात्रा करने में सुगमता होता है, अगर आपको दूर तक जाना है तो रेलवे आप चुनोगे। संचार साधनों द्वारा किसानों को कृषि संबंधी उपयोगी जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। भाई किसानों को रेडियो वगैरह से, दूरदर्शन वगैरह से सूचना मिलती रहती है कि मौसम कैसा रहेगा, जलवायु कैसा रहेगा, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, खाद वगैरह के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो संचार का ही फायदा हुआ, किसानों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। संचार एवं परिवहन के उन्नत साधनों से व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा मिला है। व्यापारी को भी पता होता है परिवहन अच्छा होगा तो आसानी से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो माल वगैरह को। युद्ध एवं आपात स्थिति में यातायात एवं संचार के विकास साधन से प्रतिरक्षा में बड़े ही सहायक हुए हैं। अगर मान लीजिए किसी देश से युद्ध हो या युद्ध जैसे हालात हो, तो अगर आपके यातायात के साधन अच्छे होंगे तो आप जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हो या जवाब दे सकते हो। भूकंप, बाढ़, सूखे जैसे आपदाओं की स्थिति में भी इन साधनों द्वारा राहत कार्य बहुत तेजी से पहुंचाया जा सकता है। अगर मान लो भूकंप की समस्या हो, बाढ़, सूखे, इन जैसे आपदाओं की समस्या निपटना हो तो इसके लिए आपको संसाधन विकसित करने पड़ेंगे। तो अगर ये साधन अच्छे होंगे तो आप जल्दी से जल्दी जो राहत कार्य है वो शुरू कर सकते हो। देशों के विविधताओं को एकीकृत करने में परिवहन के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर देश को यूनिटी बना के चलना है तो देश को यूनिट करने में भी, क्योंकि हमने अब जो हमारे देश के बाउंड्री है वहाँ भी रोड बना दिए हैं, तो इससे क्या है, हम वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। तो इससे पूरे देश को एक सूत्र में बांधा जा सकता है, पूरा देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। तो अगर आपसे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखाओं तथा अर्थव्यवस्था के क्यों कहे जाते हैं, तो आप पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हो कि भाई कच्चे माल को कारखानों तक या बने हुए माल को बाजार तक ले जा सकते हो। जलमार्ग द्वारा सस्ते आप परिवहन कर सकते हो चीज़ों का। रेलवे द्वारा दूर तक यात्रा कर सकते हो। संचार साधनों से कृषि और किसानों को भी फायदा होता है संचार वगैरह से। संचार परिवहन के उन्नत होगा तो व्यापार भी आपका बढ़ेगा। युद्ध का भी आप रिस्पॉन्स कर पाओगे, भूकंप, बाढ़ वगैरह का भी रिस्पॉन्स कर पाओगे। देश में जो विविधता है उसको एकीकृत करने में भी मदद करती है। और अंतिम क्वेश्चन है
कि पिछले 15 वर्षों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लिखी है कि पिछले 15 साल से किस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो बदलता जा रहा है। पहले की तुलना में अब वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। पहले देखिए वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, लेकिन आजकल जो आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, ज्ञान का और प्रौद्योगिकी का, इनका आदान प्रदान होता है। पहले वस्तुओं का आदान प्रदान ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल सूचनाओं, ज्ञान और जो ट्रेड है इनका आदान प्रदान ज़्यादा होता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। इससे सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत विदेशी मुद्रा अर्जित भी कर रहा है। इस भारत को बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी मिल रही है क्योंकि भारत एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत से हर वर्ष बड़ी संख्या में कंप्यूटर विशेषज्ञ, इंजीनियर तथा डॉक्टर विदेशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। भारत के आपको पता होगा बहुत सारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं जो विदेश जा रहे हैं और वहाँ पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अब सूती वस्त्रों के स्थान पर निर्यात में सिले सिलाए वस्त्र और हस्तशिल्प को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले सूती कपड़ों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन आज की डेट में सिले सिलाए कपड़े ज़्यादा बिकते हैं। हस्तशिल्प जो होता है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग के सामान, परिवहन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसायन एवं दवाइयाँ आदि का निर्यात में भारत का स्थान था। पहले कम हम लोग मंगवाते थे, जो अब निर्यात की मुख्य वस्तुएं बन गई है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इनको बेचते हैं। पहले की तुलना में अब कच्चे माल के स्थान पर उनसे निर्मित वस्तुओं का निर्यात अधिक हो रहा है। पहले क्या होता था कि कच्चे माल का निर्यात होता था, लेकिन अब बने बनाए वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। तो ये बदलाव आया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेचना शुरू करा है, तो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उसका निर्यात हम लोग कर रहे हैं। संचार क्रांति के कारण मोबाइल सेट, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि आयात होते जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे मात्रा में हम लोग लैपटॉप मंगवाते हैं, सेलफोन मंगवाते हैं, मोबाइल मंगवाते हैं। पता होगा आपको सारा विदेश से आता है। यद्यपि भारत कच्चे पेट्रोलियम का आयात करता है, लेकिन यह पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं वो भारी मात्रा में निर्यात भी करता है। हम लोग पेट्रोल को मंगवाते भी है, लेकिन हम लोग दूसरे देशों को पेट्रोल बेचते भी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई पिछले 15 साल में आयात निर्यात में किस प्रकार से बदलाव हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या क्या बदलाव हुआ, तो क्या क्या बताओगे? पहले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, लेकिन आजकल ज्ञान, प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो रहा है। एक बदलाव तो ये लिखना है। दूसरा आपको बताना है कि भारत एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में हम बहुत आगे से निकल चुके हैं और इस समय बहुत सारा विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होता है। हम हर वर्ष जो होता है कंप्यूटर विशेष, हमारे इंजीनियर, डॉक्टर विदेश जाते हैं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो गया आपका। सूती वस्त्र के स्थान पर अब सिले सिलाई वस्तु मंगवाई जाती है। हम इंजीनियरिंग के सामान, परिवहन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह, दवाइयाँ वगैरह निर्यात करते हैं, आयात भी करते हैं। पहले कच्चे माल होता था, आज बने बनाए निर्मित माल अधिक आयात हो रहे हैं। तो उसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संचार क्रांति में मोबाइल सेट वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह हम लोग काफ़ी मात्रा में मंगवाते हैं विदेशों से। हम कच्चे माल को आयात भी करते हैं और कच्चे माल को दूसरे देश को बेचते भी हैं। तो ये सब बदलाव हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो एक पहेली के रूप में क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर आता हूँ। जी हाँ, एक पहेली के रूप में क्वेश्चन है, प्रश्न पहेली। इसके लिए आपको एक टेबल भी दिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर ढूंढ लेना, बट मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। मेरे पास आंसर है, जैसे होते हैं ना उत्तरी दक्षिणी गलियारे का उत्तरी छोर, ये वगैरह। तो ये सब एमसीक्यू में बहुत काम आते हैं। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि इसका आंसर बताओ। तो क्यों ना मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर ही बता दूं, कोशिश करता हूँ। जी हाँ, डायरेक्ट आंसर आपके पास ये रहा। उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी छोर जो है उसका नाम है श्रीनगर, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का क्या नाम है? तो शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण रेलवे खंड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। 16,676 मीटर चौड़ाई वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? तो बड़ी रेलवे लाइन, जिसे ब्रॉड गेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है? तो कन्याकुमारी है। एक नदी का पत्तन आपको बताना है, तो कोलकाता नाम देना। उत्तर भारत का व्यस्तम रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मुगल सराय जो है वो सबसे ज़्यादा, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा व्यस्तम रेलवे जंक्शन है। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पर एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज थे वो भी कंप्लीट होता है। तो आपने देखा वीडियो के सारे जो पॉइंट थे वो भी कवर करा दिया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर भी कवर करा दिया। ये 100% कंटेंट है, इससे बाहर कभी ना तो आया है ना आएगा। पिछले 15 साल का पेपर उठा लो,
इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, कभी नॉलेज कम नहीं होती। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।